So we start our concept with the UPSC syllabus. Right. UPSC syllabus is one of the most important thing. बहुत महत्वपूर्ण होता है हमें कहाँ पहुँचना है और हमें कैसे जाना है. That's a very important road map. मैनी ऑफ द टाइम्स मैंने इस पे ऑब्जर्व किया है कि बच्चे को सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता होता है. राइट. वो कुछ नहीं जानता कि सिलेबस में क्या वर्ड्स हैं, उसको कैसे हमें करना है, हमारी उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम अपनी प्रिपरेशन का मॉड्यूल कैसे लेकर जाएं. सो वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन कि हमें जाना कहाँ है और जाना कैसे है. चलो अगर हम इस विषय पे बातचीत करते हैं. राइट. इस विषय पे अगर हम बातचीत करें और हम ये देखें कि हमें क्या करना है, तो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि IAS जो होता है, इट इज नॉट एग्जाम ऑफ पर्सन, it is about personalities. So ये जो personalities होती हैं, that is the different attitude. One of the most important thing, attitude is totally different. How can you make yourself a personality? जो ये जर्नी है तुम्हारी यूपीएससी प्रिपरेशन की, that journey start from the person. आप यहाँ पर आज इस क्लास में एक पर्सन के रूप में आए हो और after some time, after 1 year or 1.5 year, you will convert as your personality. Because when you convert yourself as a personalities, यूपीएससी तुम्हारा है तो तुम्हारे लिए वो जो है बहुत आसान हो जाएगा. चलिए हम देखते हैं कि हाउ कैन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवर पर्सनैलिटीज. इट इज नॉट अबाउट द हाउ मेनी बुक्स यू आर रीडिंग राइट नाउ. नहीं. हाउ मेनी आवर्स लोग बात करते हैं, अरे मैं इतने घंटे पढ़ता हूं. इट इज नॉट अबाउट द आवर्स. ठीक है. तो ये उसका भी नहीं है. ये सब कुछ है. एटीट्यूड तुम्हारा क्या है, और इस एटीट्यूड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड, यानी प्रशासनिक अभियोग्यता. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड. और इस एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड के लिए जो हमें सबसे बड़ी चीज चाहिए, पहली बात, क्लियरिटी ऑफ एम. क्लियरिटी ऑफ एम किस लिए है? बहुत क्लियर रहना. मैं आज जो बातें आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, ये तुम्हारी पूरा 1 साल, ये तुम्हारा पूरा करियर, ये तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्कस करेगा. राइट. और ये बताएगा कि तुम्हें कहां और कैसे पहुंचना है. कई बार 90% टाइम्स मैंने देखा है स्टूडेंट जो होता है वो क्लियर नहीं होता. हम जो है वो IAS बनना चाहते हैं. ठीक है. ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि ब्लर एक एम होता है. कैसे बनना चाहते हो, क्या करोगे इसके लिए, वो कुछ नहीं जानता इसके बारे में. ठीक है. और शुरुआत ये करता है कि भैया हम IAS बनना चाहते हैं, और कुछ दिन बाद ये जो है वो PCS का भी फॉर्म भर रहा होता है, और कुछ दिन बाद ये RO का भी फॉर्म भर रहा होता है. इसको तहसीलदार भी बनना है, इसको चाचा ने बोल दिया है कि इसको एयरफोर्स में भी जाना है, और कुछ देर बाद इसको IAS भी बनना है. सो इट इज नॉट अ क्लियर कॉन्सेप्ट कि यहां पर जो है वो क्लियरिटी ऑफ एम आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है. अगर IAS मतलब IAS, फिर कुछ और नहीं है. IAS और नथिंग, ये वाला जो होता है इसको बिल्कुल क्लियरिटी बोलते हैं. राइट. फर्स्ट थिंग इज क्लियरिटी ऑफ एम. सेकेंड थिंग इज पर्पस, उद्देश्य. व्हाई यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर. सेकेंड थिंग पर्पस. पर्पस वेरी क्लियर होना चाहिए. अगर हम बात करें कि सपोज दैट आई वांट टू इरेडिकेट पॉवर्टी, आई वांट टू वर्क फॉर द वुमेन्स. ठीक है. आई वांट टू वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज पीपल ऑफ माय कंट्री, या मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखा है जिसके लिए मैं काम करना चाहता हूं. सो पर्पस जो होता है वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है. पर्पस तुम्हें ड्राइव करके लेकर जाएगा. जैसे जैसे यहां पर टाइम बीतेगा, 3 मंथ 4 मंथ्स, विजन ब्लर होना शुरू हो जाएगा. व्हाई आई एम डूइंग सो, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा. ठीक है. लेकिन अगर तुम्हारा पर्पस बिल्कुल क्लियर है, बर्निंग डिजायर है, सो डेफिनेटली ये तुम्हें ड्राइव करके लेकर जाएगा. नहीं यार, मेरे को IAS इसलिए बनना है कि मैंने लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, मैंने ये प्रॉब्लम्स देखी हैं, मुझे इसको क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है. सो सेकेंड थिंग इज पर्पस होना चाहिए पर्सनैलिटी में. थर्ड वन, डिटर्मिनेशन. आज शुरू करके देखना. आज से 2 महीने बाद, अभी यहां से घर गए, बढ़िया नींद आ रही है, बढ़िया जम के खाया, पेट भर गया, अब नींद अच्छी आ रही है. सुबह सुबह कसम खाई थी कि आज जो है हम इतने घंटे पढ़ेंगे, ये इतना हमें काम पूरा करना है, सर ने ये हमें होमवर्क दे रखा है, आज नहीं है, कल से. ठीक है. सो यहां पर जो तुम्हारा डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी. सो डिटर्मिनेशन, अब उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे माइंड पर फुल कंट्रोल चाहिए कि नहीं, मेरा टारगेट है, मुझे आज ये अपना काम पूरा करना है, सो मुझे ये करना ही करना है. ठीक है. चाहे मुझे नींद आ रही हो, मुंह पे पानी मारो, बैठ जाओ पढ़ने के लिए. मुझे कोई थकान लग रही, कोई बात नहीं है, मर नहीं जाएंगे, मुझे ये काम करना है. सो थर्ड स्टेप जो होता है वो आपका डिटर्मिनेशन होता है. और जो फोर्थ स्टेप होता है वो होती है रेगुलरिटी.
रेगुलरिटी, नियमितता। अब ऐसा नहीं कि आज बड़े जोश में आए, बट अभी नए नए आए मुखर्जी नगर में, नया नया शुरू किया है, चलो आज हम जो है 12-13 घंटा पढ़ लेते हैं। अगर आज मेरा 5 घंटे पढ़ाई है तो कल भी मेरी 5 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। यू हैव टू इरेडिकेट और इरेज 0 days। ये 0 days यानी 0 days का मतलब उस दिन आपने पढ़ाई नहीं की, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कैपेबिलिटी टू नो व्हाई। ये जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं उसके क्या कारण है, ये चीज क्यों है, राइट। सो यू नीड टू डिटरमाइन इफेक्ट्स, इसके प्रभाव क्या होंगे, राइट। नीड टू नो द इफेक्ट्स, इसके प्रभाव क्या होंगे। जो जनरल स्टूडेंट होगा, जो अपने मतलब जिसको ओरिएंटेशन उसका जो है वो गड़बड़ रहेगा, वो क्या करेगा, अरे बढ़िया हुआ, बहुत दिन से ये चिल्ला रहे थे, चिल कर रहे थे, आज मामला साफ हो गया इनका। दूसरा लगाएगा नहीं कैसे गलत हुआ। आप जो होंगे उसको अलग तरीके से देखेंगे, बिकॉज यू आर वाई स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर पर्सन नहीं हो, आप अपने आप को क्या करना चाह रहे हो, पर्सनालिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। रुकोगे, सोचोगे उसके बेसिस क्या थे कि भाई वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के साथ थे और उसमें उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया लिया। तीसरा कंडीशन सोचोगे, अगर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो ये दोबारा री अपील कहां कर सकते हैं, वो सेशन कोर्ट के सामने कर सकते हैं, हाई कोर्ट के सामने कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के सामने कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखोगे, इफेक्ट्स पे आओगे कि इसका हमारी पॉलिटिक्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये भी तो बहुत जरूरी है कि हमारी पॉलिटिक्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कोई जो डोमिनेंट पार्टी है, कोई जो नई पार्टी है, उसको क्या इस तरह जो है डोमिनेट करके, जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग में कोई भी आकर आगे जा सकता है, तो क्या ये उसका गला नहीं दबाने का प्रयास होगा। सो कुल मिलाकर इस तरह की चीजों को देखकर आप एक पूरा सिनेरियो ड्रॉ करते हो। सो ये जो एक डिफरेंस होता है, एक होता है उस खबर को पढ़ लेना और दूसरा होता है उस खबर को एनालिसिस करना। यही जो अंतर आता है, ये पर्सन से पर्सनालिटी के बीच में आता है। एंड ये वो इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारी पूरी लाइफ, यूपीएससी में तुम्हारा पूरा करियर डिसाइड करेगा। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा एक्चुअल एम क्या है। अगर हम तो तैयारी कर रहे हैं, कई बार तो हम ये भी नहीं बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी, बोल हम तैयारी में हैं, ठीक है। किस चीज की तैयारी में हो, आने या जाने की, ठीक है, ये तो बता दो। सो यू नीड टू टॉक अबाउट योर क्लियर एम। इफ आई वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, आई नीड टू प्रिपेयर माई बॉडी। मुझे अपना शरीर तैयार करना पड़ेगा, मुझे अपना माइंड तैयार करना पड़ेगा। सो क्लियरिटी ऑफ एम, योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, कि उद्देश्य पता होना चाहिए कि मुझे कैसे ये काम करूंगा, मैं क्यों ये करना चाहता हूं। किसने मुझसे कहा था, किसी ने कनपट्टी पे बंदूक तो रखा नहीं था कि मुखर्जी नगर नहीं जाओगे तो 2 गोली मार देंगे, ठीक है। तो योर पर्पस मस्ट बी क्लियर। ये पर्पस जो होगा वो तुम्हें जिंदा रखेगा। जब 3 महीने 4 महीने बीतेंगे और जब थकान बहुत गहरी हो जाएगी तो तुम्हें यही पर्पस जो है आगे लेकर जाएगा। नहीं, जब तुम थकोगे, बोले यार अब बहुत हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरे से, सो ये पर्पस तुम्हें आगे ढकेल कर लेकर जाएगा। यस, यू डिसाइडेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप जो मैंने बताया, डिटर्मिनेशन। ये डिटर्मिनेशन डेली होता है, ये आवरली होता है और ये पर मिनट होता है। यू कैन डिसाइड राइट नाउ, अरे ठीक है यार उजांग सर कुछ बोल रहे हैं, ये तो इस तरह बहुत मोटिवेशन लेक्चर आते हैं, ठीक है। सो यू कैन डिसाइड कि अभी 2 घंटे में क्या बीत जाएगा, मैं कल कर लूंगा। मे बी एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो इस क्लास में बैठ के सोचेगा ठीक है ये बोल रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते हो सकता है इनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो मेरी लाइफ चेंजिंग बात हो सकती है। आपको बिल्कुल नहीं पता, ना मैं प्रोग्राम्ड हूं ना आप प्रोग्राम्ड हो। सो वी ऑल आर डूइंग, हम एक बहाव में मूवमेंट कर रहे हैं। सो एवरी टाइम जो डिटर्मिनेशन है, जो अलर्टनेस है तुम्हारी, वो हर समय बनी हुई है। नहीं, ये मेरी 2 घंटे की क्लास है, मुझे इस 2 घंटे की क्लास में अपने आप को हाईएस्ट वे में क्या करना है, अलर्ट करके रखना है, राइट। हाईएस्ट वे में अलर्ट करके रखना है। और मेरा डिटर्मिनेशन, मुझे नींद आ रही, हो सकता है आप में से कई लोग थक गए हों, हो सकता है कई लोग जो है वो कुछ ये सोचने आए हो कि सेमिनार में चलो कुछ नया चीज देख लेते हैं, बट नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, वो चाहे आपका आज का हो, चाहे प्रति घंटे का, चाहे पर मिनट का, हर समय आपका डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये वो व्यक्ति है, ये वो चीज है, वो ये गुण है जो एक दिव्यांग व्यक्ति को आईएएस टॉपर बना देती है, और एक जो 6 पैक वाला आदमी है वो भी क्या होता है, रेस से बाहर हो जाता है। इट इज नॉट अबाउट द बॉडी, ये माइंड का साइज भी नहीं होता है। इरा सिंगल 60% बॉडी खराब, और उसके बाद भी क्या कर देती हैं, आईएएस टॉप कर जाती हैं। पहली बार जब सेलेक्ट होती हैं तो सर्विस उन्हें अंदर नहीं ले रही होती है, वो एक लड़ाई लड़ती हैं,
और चाहे उन्मुल खेर हो गई, जिनकी पूरी बॉडी खराब हो रखी है, हड्डियों में बीमारी है, घर वालों ने निकाल दिया, फिर भी क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेशन वो जहां पहुंचना चाहती हैं वो वहां पहुंच जाती हैं। सो ये जो विरोध होगा, जो आपका अपोजिशन होगा, ये रहेगा, ये डिटर्मिनेशन ही आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, राइट। तो इस पर जो है फोकस करना है पर्टिकुलर टाइम में, इस घंटे में। इट्स नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर आवर, इट्स दिस पर्टिकुलर मिनट। इस मिनट में जितने शब्द जाएंगे, अब तुम्हें बैठे बैठे क्या होगा, सुनते सुनते अचानक से नींद आने लगती है, जमाई आने लगती है, अपने आप को जगाना है, नहीं मैं यहां आया हूं और मेरा कॉम्पिटिटर है वो तैयारी कर रहा होगा, सो आई नीड अ लॉट ऑफ अलर्टनेस एट दिस पर्टिकुलर टाइम। सो जिस स्टूडेंट का ये जो पर मिनट उसका जो कैलकुलेशन है बिल्कुल डिटरमाइंड है कि नहीं मैंने जो आज सोचा है मुझे पाना है, इतना खुद पे कमांड है, लिखवा के ले लो। कोई दुनिया की ताकत, मतलब अगर 7 अरब की आबादी है और 6 अरब 99 करोड़ से ज्यादा लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे, चाहे तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्स हो या ना हो, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी हो या ना हो, लेकिन कोई भी तुम्हें माइकल लाल पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। इट्स ट्रुथ, ये बिल्कुल क्लियर है। बट सवाल है कि तुम्हारा डिटर्मिनेशन जो है वो कितना ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है। एंड द नेक्स्ट वन इज रेगुलरिटी। अब ऐसा नहीं कि अब एक दिन जो है वो कूद के डिटर्मिनेशन दिखा दिया और अगले दिन जीरो। ये जो स्पाइक्स होती हैं, ठीक है, ये अप एंड डाउन, ये यूपीएससी में नहीं काम आती हैं। यूपीएससी तो ऐसा होता है कि यहां तुम आए हो आज और तुम यहां पहुंचना चाहते हो। रेगुलर यानी हर अगला दिन पिछले दिन से अच्छा होना चाहिए, बस इतना छोटा सा फंडा याद रखो। मैं बताऊंगा उसको कैसे मेंटेन करना है। हर अगला दिन जो नेक्स्ट डे होना चाहिए वो प्रीवियस डे से बेटर होना चाहिए। तुम्हारे लाइफ में इस पूरे दौरान आप जानते हो क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन करोगे। वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन। किसी दिन आज तुम्हें हो सकता है हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, एक दिन आएगा जब तुम हिस्ट्री की जानकार हो जाओगे, एक दिन आएगा जब तुम ज्योग्राफी सीख जाओगे, एक दिन आज तुम्हें नहीं पता कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, आज तुम्हें ये नहीं पता कि बुल्स एंड बियर क्या है, लेकिन एक दिन तुम इकोनॉमिक्स के वर्ड के साथ क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाओगे। आज तुम्हें नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो है हमारे हिस्से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो कहां तक है। सो हो सकता है कि एक दिन तुम्हें पॉलिटी की भी हो जाए। आज हो सकता है कि तुम 2 पेज ना लिख पा रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद तुम एक अच्छे आंसर 100 वर्ड में 150 वर्ड्स में भी क्या करोगे, आंसर लिख पाओगे। और साथ ही साथ क्या होगा, 1200 1250 वर्ड के जो है 1250 वर्ड्स के भी आप ऐसे भी लिख पाओगे। आज हो सकता है कि तुम किसी के सामने बोलने में घबराते हो, एक जो है वो फंबल करते हो, लेकिन हो सकता है कल को जो है वो देश के जाने माने विद्वानों के सामने इंटरव्यू बोर्ड में भी क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करोगे, यस आई एम, मैं हूं और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। तो हो सकता है ये भी कर ले जाओ। रिजल्ट क्या रहेगा, ये है तुम्हारी यात्रा। आज तुम जीरो हो, कोई बात नहीं है, इट डजंट मैटर, बट एवरी डे, व्हेन एवरी डे काउंट, व्हेन एवरी आवर काउंट, व्हेन एवरी मिनट काउंट्स, इट allow the value addition, right? And where there is a value addition, every step सक्सेस तो अपने आप आएगी। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा। फाइनली लोग फोन करके कहेंगे अरे तुम्हारा नाम है यार फाइनल लिस्ट में, ठीक है, रिजल्ट आ गया है, तुम्हारा नाम है, तुम लड्डू बांटो। तुम भी नहीं बांटोगे, वही बांट लेंगे, ठीक है। ये तो एक ऐसा एग्जाम है जब दुनिया लड्डू बांटती है, तुम तो मौज काटो, तुम फोन बंद करके जो है मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, ठीक है, तुम रिलैक्स करो, दुनिया तुम्हें खोज रही होगी, कहीं भी मिल जाओगे तुम्हें उठा के लेकर जाएगी, पुरानी फोटोज तुम्हारी खोजेगी। तो बड़ी खूबसूरत सर्विस है ये इस मामले में। सो एवरी डे ध्यान रखना कि जब तुम यहां पर हो, इस प्रोसेस में हो, सो एवरी डे यू नीड टू वैल्यू एडिशन। अपने आप से रोज क्वेश्चन पूछो कि आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने क्या नया किया, ठीक है, आज मैंने कौन सी चीज नई जोड़ी। ये जब स्टेप बाय स्टेप जुड़ता जाएगा ना तो अपने आप तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। जिनको जो पहुंचते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वो इसको उनको खुद नहीं पता होता कि कैसे हुआ, ठीक है। उनको उनसे पूछोगे कि क्या मंत्र रहा, तो अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं हाँ ये वाली किताब पढ़ लो, रेगुलर इतना पढ़ते रहो। तुमने देखा बड़ा कैजुअली बात करते हो, हाँ 12-14 घंटा पढ़ लो, ये 4-6 किताबें ये पढ़ लेना, हाँ हाँ बिपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत एंड ऑल दिस। तुमने कभी डिटेल उनसे नहीं देखी होगी, ध्यान से देखना कभी इंटरव्यू, ठीक है। वो भी अपनी जान बचा रहे, बोले क्या करना है, उनको खुद नहीं पता, क्योंकि वो जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो बड़े, जिसे कहते हैं ना कि बहुत स्पेसिफिक गोल्स वाले लोग होते हैं। उनको बस इतना पता होता है कि आज मुझे क्या करना है, कल क्या होगा उन्हें नहीं पता, कि कल का ज्यादा सोचोगे तो फियर फैक्टर जनरेट हो जाएगा, और जैसे डर पैदा होगा वैसे तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। सो तुम्हें क्या करना है, आज क्या काम करना है। सो आज मैंने ये किया, कल मैं ये कर रहा हूं, ये फिर करता हुआ रोज उनका आज ही आज चलता रहता है, और उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो फिर एक ऐसे टनल में प्रवेश कर जाते हैं जहां उन्हें सक्सेस की तरफ ही निकलना है, उन्हें वापस ही निकलना है। हाँ, जो स्टूडेंट यहां रुककर अब 1 साल में मुझे क्या करना है,
हाँ, विपिन चंद्रा वाली मोटी किताब। अरे सर तो पढ़ा रहे थे लेकिन मज़ा नहीं आया कुछ, हम अपनी तरफ से वैलिडेशन होना चाहिए। 4 से नई किताबें पढ़ कर कहीं 2-4 सीनियर को पकड़ लिया, भैया कौन कौन सी, तो भैया ने हर भैया ने अपनी अपनी बताई थी, तुम्हें बता दी, तुमने कहा लाओ सभी खरीद लेते हैं, ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो फिर यहाँ जाने की बजाय रसातल में चला जाता है, नीचे चले जाता है, डाउनग्रेडेड होते हैं। सो कुल मिलाकर जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, राइट। जो डिटर्मिनेशन है तुम्हारी पर डे की, जो स्टूडेंट आज के दिन को अपना सक्सेस बना ले गया उसको कोई रोक नहीं पाएगा सक्सेस, ठीक है। सो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहा। अगर वास्तव में आप जो आज एक पर्सन के रूप में आप हो सकते हैं अपने आप को कहते हो कि कई बच्चों ने मुझसे कहा सर हम कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, नहीं जानते तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सवाल है कि क्या तुम जानना चाहते हो, तुम आज क्या हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो, तुम कहां हो ये अलग चीज हो गई, ये अतीत है, अतीत पे जो है वो लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। वेयर यू वॉन्ट टू बी, वेयर यू आर, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, वेयर यू वॉन्ट टू बी, बिकॉज टू बी जो है वो तुम्हारे हाथ में है। और इस टू बी के लिए मैं तुम्हें कहता हूं 2 साल, 2 years, पुट योर सेल्फ फॉर 2 years, अपने आप को निचोड़ दो अपने आप को, जो पाना चाहते हो उसके लिए दीवानगी लेकर आओ। ये तुम्हारा है, जो ये सोच रहे हो कि आज ये इस हिसाब से बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत कठिन एग्जाम है, बड़े आराम से यहां पहुंच जाओगे, बड़े आराम से। बस सवाल है कि जो तुम्हारी वांट है वो बहुत, जो डिजायर है वो बहुत बर्निंग होनी चाहिए, बहुत ही जलन जिसमें होती है, बर्निंग जैसे जलता हुआ होना चाहिए कि तुम्हें सोने ना दे। वो पाना है तो पाना है, सिर्फ 2 साल, इसमें कोई जादू नहीं है। और ऐसा इस समय बहुत से बच्चे करके दिखा रहे हैं। कई मेरे बच्चे इस बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उसमें से कई ऐसे बच्चे ना उन्होंने कभी एनसीईआरटी पढ़ी, ना उन्होंने कोई बहुत ज्यादा तामझाम किया, बट वो फिर भी इंटरव्यू दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, बहुत नियम सिंपल है कि मुझे अपना वैल्यू एडिशन करना है, करंट पे फोकस करके रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और डेली कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, अपने आप जो है सक्सेस हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए लिख जाइए, लिखते जाओ। सुन के तुम्हें कितना याद रहेगा कहो बता दूं, केवल 11%, ठीक है। मैं वीडियोस में भी बता चुका हूं, केवल 11%। अगर वाकई में सीखना चाहते हो सो डू। हो गया? सो लेट्स स्टार्ट विद सिलेबस। हम सिलेबस से शुरू करते हैं। सिलेबस, अब आप कहोगे कि सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हो आप, कि इसकी जरूरत क्या है और इसको हमें समझाने की जरूरत क्या है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, नियरली मोर देन 50% स्टूडेंट डजंट नो द सिलेबस। वो सिलेबस जानता ही नहीं है। और सिलेबस ना जानने के परिणाम क्या हो सकते हैं, रिजल्ट क्या होता है, ये सुन लो। मैं तुमसे कहता हूं कि भैया एक काम करो, यहां से 3 किलोमीटर जो है वो जाओगे तो मेट्रो मिल जाएगा, स्टेशन मिल जाएगा। तुमने कहा सर मेट्रो पकड़नी है, कहां जाएं? 3 किलोमीटर जो है वो चले जाओ, मेट्रो चला जाएगा। अब एक स्टूडेंट जो है वो नॉर्थ में चला गया, दूसरे से मैंने कहा 3 किलोमीटर नॉर्थ जाओगे तो मेट्रो मिलेगा। अब वो जो है एक चला गया नॉर्थ और दूसरा निकल गया साउथ। कुछ देर बाद मुलाकात हुई, तुम एकदम तमतमाए हुए गुस्से से बोले सर मैं 3 किलोमीटर चलता रहा, उसके बाद भी मेट्रो नहीं पहुंचा। पर सवाल है कि तुम 3 किलोमीटर तो चले, डायरेक्शन तुम्हारी कहां थी? ठीक है, जाना था तुम्हें नॉर्थ और तुम चले गए साउथ। जो नॉर्थ पहुंचेगा यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन राइट डायरेक्शन। सो एक्चुअली में जो सिलेबस होता है वो तुम्हारा डायरेक्शन है, वो तुम्हारा मैप है, तुम्हें कहां जाना है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट आते हैं और मैं उनसे जैसे कोई भी पूछ लेता है कि डेवलपमेंट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, ये जो पॉइंट है वो किस पेपर में है। अब उन्हें नहीं पता होता किस पेपर में, पेपर 1 में, 2 में, 3 में, बस वो पढ़े चले जा रहे हैं। दूसरा फायदा देखो, मान लो सपोज दैट तुम्हारे सामने जो है वो एक न्यूज़पेपर आता है, हिंदू, जागरण, जो भी आप पढ़ते हो। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि सर बड़ा टाइम लग जाता है, 3 घंटे 3.5 घंटे, समझ में नहीं आता इसमें क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सवाल ये एक्चुअली ये बच्चा उसी समय बता देता है कि उसको सिलेबस पे कितनी कमांड है। अगर आप सिलेबस पकड़ लेते हो तो आपको समझ में आएगा यार
केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फलाना चीज क्या कर रही है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट लग रही हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इसमें क्या लिखा हो, ये छोड़कर सब कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस पे अपनी कमांड होनी चाहिए। और जिस दिन आज से अगर आप जुड़ रहे हो तो याद रखना, ये मैं चाहता हूं कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको पूरा कंठस्थ, आपको पूरे याद हो जाना चाहिए। रिसाइट कर लो इसको, अगर तुम यूपीएससी में जाना चाहते हो, यही तुम्हारा 50% सफर जो होगा यही कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे दिमाग को मैग्नेट में कन्वर्ट करेगा। कैसे? सपोज दैट तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, अब आज मान लो कोई मुद्दा आया, कोई फीमेल से रिलेटेड मुद्दा है, ठीक है, तो तुमने जैसे ही पढ़ा, ओहो ये जो है वो किस में जाएगा, पेपर 1 में, सोशल इश्यूज में, फीमेल रिलेटेड है, तुमने क्या किया, वहीं पर लिखना शुरू कर दिया। जिस दिन तुम न्यूज को जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 इस वे में लिखना तुमने शुरू कर दिया, समझ लेना तुम्हारा मैक्सिमम काम हो गया। अब जैसे तुम न्यूज़पेपर खोलोगे तुम्हें यह पता चलेगा कि मुझे किस हिस्से में पढ़ाई करनी है। कहीं से भी अगर एग्रीकल्चर का मुद्दा आ गया, मान लो कि भाई सरकार जो है वो कोल्ड स्टोरेज बना रही है और जो है अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग दोनों को मेंटेन करना चाह रही है, ठीक है, बनाया गया ताकि जो किसान है वो अपना सामान कुछ समय तक स्टोर करके रख सके और जब ऑफ सीजन आए तो उसको बेचकर क्या कर सके, लाभ कमा सके। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब टोमेटो पोटैटो मार्केट में ढेर सारा आ जाता है तो सड़कों फेंकना पड़ता है। सो वी नीड लॉट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो वेयर इज द कोल्ड स्टोरेज? अब तुम्हें पता होगा कि देयर मस्ट बी अ पॉइंट ऑफ सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में पॉइंट है वो है आपका अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग। तो तुम्हें पता होना चाहिए दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग। जब हम उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं और जब हम उसको मार्केटिंग के लिए भेज रहे हैं, सो दैट इज, अब मार्केटिंग के लिए जब हम भेजते हैं, उसको बेचने का काम करते हैं, उसका वितरण यानी उसका जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट्स कम इनटू द पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग। सो ये वर्ड तुम्हारे सिलेबस में कहां है? अगर ये तुम्हें नहीं पता होगा कि जीएस पेपर 3 में ये हिट कर रहा है, सो तुम्हारे लिए सब कुछ वेस्टेज है। ये न्यूज़पेपर आएगा और आकर चला जाएगा। आप लोग आश्चर्य करोगे, मैं आप लोगों को कुछ बच्चों से मिलवाऊंगा जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं। अब मैं उनका डीएपी तैयार करने के लिए मैं कुछ नोट डाउन करने बैठा, मैंने कहा बेटा क्या क्या पढ़ लिया उसमें, तो बड़ा शर्मा रहा था। मैंने कहा क्यों शर्मा रहे हो? बोला सर मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। अच्छा इंटरव्यू दे रहा है, फिर मैंने कुछ किताबों के नाम पूछे, बोला सर ये भी नहीं पढ़ा। तो वो उसको लग रहा था बड़ा लज्जित हो रहा है, मतलब वो बहुत शर्मा रहा कि सर हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं, इंटरव्यू दे रहा है वो। फिर मैंने कहा क्या किया? बोला कुछ नहीं सर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, सारे क्वेश्चन लगा डाले थे, ठीक है, और जो भी एनालिसिस पे बैठ कर सोचते थे कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, देखो अंदर है। बोला सर कोई भी स्टैंडर्ड बुक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी, सिंपल एक एक किताबें जो है वो मैंने हर सब्जेक्ट पे पढ़ा, बस यही मैंने किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, वो भी ऑप्शनल के लिए। बाकी मेरा पूरा जो है वो करंट ओरिएंटेड था और सब कुछ मैं ऐसे कर रहा था। मिलवा दूंगा तुम्हें इस क्लास में, वो भी प्रिपरेशन के लिए आया हुआ है। सो ऐसे भी बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो ले पोती और इस बार रोते घूम रहे, मेंस नहीं निकला। सो इसका सीधा सा मतलब है कि जो यूपीएससी है बहुत एप्लीकेबल हो चुका है, पर सवाल है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, मैंने इसीलिए आप लोगों को एक कॉपी दी है इसी वजह से, ताकि आप जो है वो सिलेबस पे पूरी कमांड बनाकर रखो। अगर सिलेबस तुम्हारे हाथ से छूट गया सो समझ लो सारा मामला साफ है। डन? तो चलो हम लोग बात करते हैं पेपर 1 में। आज हम लोग इसके वर्ड्स को समझते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या चीजें हैं और ये वो कैसे हिट करती हैं और हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको छोड़कर बाकी सब पढ़ लेते हो। चलो पेपर 1 में जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। यानी भारतीय संस्कृत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है आर्ट फॉर्म, दूसरा लिटरेचर और तीसरा आर्किटेक्चर, वास्तुकला। राइट? हर साल यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। पर मैं जो तुम्हें सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये कि ये क्यों पढ़ना है और दूसरा कहां से पढ़ना है, फ्रॉम वेयर, क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ाने की। सीधी सी बात है, जो हमारा कल्चर है वो कॉन्टिन्यूअस कल्चर है। लगभग कहा जाता है कि 5000 ईयर ओल्ड हमारा कल्चर है
और इसमें दौरान तमाम जो धर्म है, तमाम जो रिलीजन है, तमाम जो अलग अलग जो आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, वो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे साथ आकर मिलते चले गए। यहां पर जो है वो विदेशी भी आए, यहां पर मुगल भी आए, यहां तुर्क भी आए, फारसी भी आए, और क्या हुआ, धीरे धीरे वो इसी भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में एसिमुलेट होते चले गए। विद द हेल्प ऑफ एसिमुलेशन ऑफ ऑल दीज कल्चर वी हैव वैरायटी ऑफ कल्चर इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री। और ये जो वैरायटी है वो हमारे आर्ट फॉर्म में भी है। जहांगीर एक अलग तरह की पेंटिंग करता था, ठीक है, और अगर एलोरा में जाओगे, अजंता में जाओगे, तो वहां में अलग तरह की पेंटिंग दिखाई पड़ेगी। हमारा जो अगर हम बुद्ध की ही बात करें तो बुद्ध में तुम देखोगे जो मथुरा शैली है दैट इज अ टोटली डिफरेंट, जो गांधार शैली है दैट इज अ टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो एक वैरायटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑफिसर के रूप में आपको एक पूरे कंट्री में काम करना पड़ेगा, और इस पूरे दौरान आपको क्या होना चाहिए, वहां के आर्ट फॉर्म, वहां का लिटरेचर, साहित्य भी हमारे पास देखो कितना है। अगर हम केवल इंडिया को दो हिस्सों में बांट दें, नॉर्थ और साउथ, तो द्रविडियन आपका क्या है, लिटरेचर बिल्कुल अलग है, और हमारा जो आर्यन का लिटरेचर है वो क्या है, अलग है, ठीक है। हम ये देखते हैं इसी तरह हमारे लिटरेचर में क्या होता है, बहुत वैरायटी पाई जाती है। संस्कृत लिटरेचर एक अलग तरीके से दिखाई पड़ता है, द्रविडियन लिटरेचर एक अलग तरीके से दिखाई पड़ता है, और जो रीजनल लिटरेचर है वो एक अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। सो ये जो विविधता है, ये जो डाइवर्सिटी है, वो हमारा बेसिक फैब्रिक है, वो हमारा मूल तत्व है। और अधिकारी के रूप में, यानी एक आने वाले समय में एक ऑफिसर के रूप में आपको इस फैब्रिक की जानकारी भी होनी चाहिए, और इस फैब्रिक को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहेगी। क्योंकि अगर ये फैब्रिक डिस्टर्ब हुआ तो जो हमारी विविधता में यानी कि जो डाइवर्सिटी है हमारी, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सो आपको जो ये पर्पस है वो अपने इंडिया को जानने का बेसिक पर्पस है, राइट। और ये बेसिक है कि हम कहां से आए, फ्रॉम वेयर वी इवॉल्व, पहला, राइट। इसके लिए आपको बेसिक जो एनसीईआरटी है, या क्लासरूम में तो खैर पढ़ाया जाएगा, जो बेसिक जो है एनसीईआरटीज है वो आप पढ़ सकते हो, सीसीईआरटीज की जो बुक है वो पढ़ सकते हो, या जो कंटेम्पोररी जो सबसे बेस्ट होता है, जो फ्रंट लाइन या जो कंटेम्पोररी चल रहा होगा, केवल उतना ही पढ़ना आपके लिए बहुत है, ठीक है। बेसिक यूपीएससी जानना क्या चाहता है, जानना ये चाहता है कि जब भी आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश करिए, सपोज दैट मान लो इंडिया में मुगल आते हैं, ठीक है। सो मुगल केवल यहां पर एक शासक बन के तो नहीं आते ना, बाद में वो अपनी इमारतों का निर्माण भी करते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो आर्किटेक्चर जो होता है, उस पर्टिकुलर जो कल्चर होता है उसका क्या होता है, एक रूपांतरण होता है, उनका अपना एक लिटरेचर होगा, उनका अपना एक आर्ट फॉर्म होगा। सो आपको ये बताना है कि जिस तरह से आपने देखा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली से हम इवॉल्व होते हुए, डेवलप होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ क्या होगा, एक जो वैरायटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी, ये सब तो चल रही होगी, तो हमें वो लेकर चलना है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो आपको दिखाई पड़ता है, अच्छा वो देखो लाल किला, तो सवाल ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था कि लाल किला इस प्रकार का आर्किटेक्चर क्यों है। क्योंकि लाल किला का आर्किटेक्चर और जो आपके साउथ के मंदिर हैं, मंडपम है, क्या दोनों का आर्किटेक्चर सेम है? दोनों अलग अलग काल में हैं, दोनों अलग अलग राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। जो खजुराहो के मंदिर हैं, क्या वो उनका आर्किटेक्चर और जो आपका ताजमहल है, दोनों का आर्किटेक्चर सेम है? नहीं है। सो जो अगर उनमें विविधता है तो ये विविधता तुम्हें प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करनी चाहिए। ये देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू आर्किटेक्चर, दोनों के शेप में, दोनों के टाइम में, और दोनों की सोच में, थिंकिंग में क्या अंतर है। सो यहां पर आप सबसे पहले इस पर आओगे। सेकेंड देखते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मिडिल टू 18th सेंचुरी। अब क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, महत्व क्या है। दूसरा कह रहा है इवेंट्स क्या हैं, इसके प्रमुख घटनाएं क्या हुई, इसमें कौन कौन सी पर्सनालिटीज थी। सिलेबस अगर ढंग से अगर तुम्हारे दिमाग में है ना, क्वेश्चन तुम बता के जाओगे, इस बार यही क्वेश्चन आएगा, देखते जाओ कैसे। और इश्यूज क्या रहे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री माना जाता है औरंगजेब जब उसकी डेथ हुई 1707 में, वहां से हमारा मॉडर्न इंडिया जो है इवॉल्व होता है। मुगल जिनके टाइम में पूरा इंडिया एक यूनिफाइड था, और उसके बाद क्या हुआ, ढेर सारी ताकतें आने लगी, धीरे धीरे जो विदेशी शक्तियां, जो ब्रिटिशर्स थे, जो फ्रांसीसी थे, जो डच थे, वो पुर्तगालीज थे, वो भारत में उन्होंने क्या किया, आना शुरू किया, और भारत पे एक नया जो है वो शक्ति आई।
सवाल है उसके बाद जो है हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इवॉल्व करने, यानी हमारा आधुनिक भारत, ये वो टाइम था जहां पर हमारे अंदर नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आया। अगर आज हम जो कुछ भी हैं, आज की जो भी हमारी पाई जा रही है, वो हमारी लीजेसी हमारे उस फ्रीडम स्ट्रगल में छुपी हुई है। ठीक है, जो गांधी ने आंदोलन किया, आज भी आपने देखा होगा जब अन्ना हजारे आंदोलन करते हैं, कंटेम्प्रेरी चीजें देखो तो वो क्या करते हैं, वो एक जो है वो अहिंसक आंदोलन करते हैं, आमरण अनशन पे बैठ गए। अब आमरण अनशन मतलब खुद को कष्ट दूंगा लेकिन अपनी जो बात मनवाना चाहता हूं वो मनवा लूंगा। ये किसने दिया भारत को? गांधी ने दिया। सो गांधी की ये लेजेसी कि मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बंदूक नहीं उठाऊंगा, और एक ऐसा आंदोलन है जिसके सामने सभी के क्या हो जाते हैं, हाथ उठ जाते हैं। इसको मैं मारूं तो कैसे मारूं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, हार्म ही नहीं कर रहा ये, तो मैं इसको मार ही कैसे सकता हूं। सो वो जो लीजेसी थी, वो जो ब्रिटिशर्स ने हमें चैलेंज किया, अरे तुम काले लोग अपना शासन नहीं चला सकते, यू ब्लैक पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर सेल्फ रूलिंग, बोले अच्छा हम करके दिखा देंगे। एंड वी ऑल्सो इवॉल्व अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी वैल्यूज थी, और उस वैल्यूज में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जो हमने सबसे महत्वपूर्ण सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट रखा, जो हमने धर्मनिरपेक्षता का रखा, कि भारत में इतने धर्म होने के बावजूद भी और हिंदुओं के जो है वो बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी होने के बावजूद भी हमने क्या रखा, सेक्युलरिज्म की तरफ गए, कि कोई भी राष्ट्र का कोई भी जो धर्म नहीं होगा, उसके पीछे कौन सी चीजें थी। सो वहां पर इस मॉडर्न इंडियन जो आपका स्ट्रगल है उसका सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे। और आइडेंटिफिकेशन के समय मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूं, जो उस समय हुआ क्या आज वो हो सकता है, उसके रीजन क्या थे, क्या वो आज हो सकता है, क्या उस समय जो ब्रिटिशर्स ने इनइक्वलिटी पैदा की थी, क्या आज जो है वो कैपिटलिज्म वो इनइक्वलिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई उस समय भी असमानता हो गई थी, आज भी असमानता, देखो अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। सो सवाल है कि क्या वो चीजें, आपको इस लहजे से सोचना है, जब आप पढ़ाई यहां कर रहे होगे तो उसके सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करोगे, महत्व क्या था, क्या हमने किया, क्यों हम अहिंसक आंदोलन की तरफ गए, और क्यों गांधी ने कहा कि पॉलिटिकल हमें फ्रीडम मिले चाहे ना मिले, पहले हमें सोशल फ्रीडम चाहिए। तो सवाल है कि सोशल इविल्स क्या क्या थे, जाति प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, जो विडो रिमैरिज का ना होना, सती प्रथा, ठीक है, और कन्याओं की हत्या, ये सब जो हमारे यहाँ क्या थे, ये हमारे सोशल इविल्स थे। तो सवाल ये है, आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या कोई सोसाइटी सोशल इविल्स के साथ कभी प्रोग्रेस कर सकती है? क्या ये सोशल इविल्स तुम्हारे यहां आज नहीं है? क्या आज चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही है? क्या आज जो है वो जो फीमेल फोर्टिसाइड एबॉर्शन नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो सवाल है कि हमने क्या पाया और हमारा उसका जो है महत्व क्या है। सेकेंड, इवेंट्स का मतलब हुआ, अगर गांधी असहयोग तक पहुंचते हैं तो गांधी साउथ अफ्रीका से भी तो आते हैं और वहां पर एक अलग लड़ाई लड़ते हैं, वहां से कुछ अलग एक्सपीरियंस देखते हैं। अगर 1907 में सूरत विभाजन होता है, सूरत डिवीजन होता है, और नरमपंथी और गरमपंथी दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट और जो आपके सेगमेंट जो नरम दल के लोग होते हैं, जब ये अलग अलग होते हैं, उसके पीछे क्या जो है वो महत्व रहते हैं, ऐसा क्या था जो पहले नहीं था और जो बाद में वो अचीव करना चाह रहे हैं। इसका मतलब होता है, इवेंट्स का यहां सीधा सा मतलब होता है घटनाएं, घटनाओं का मतलब होता है क्रम यानी सीक्वेंस। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पूछा गांधी के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के आंदोलन का सही क्रम है, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण, ठीक है। अब आपको क्या है, वो तुमसे दूसरी चीज जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में जब तुमने किसी चीज को डेवलप होते हुए देखा, अब गांधी सबसे पहले जब आते हैं तो अपना पहला आंदोलन कहां शुरू करते हैं, चंपारण। किस लिए, तिनकठिया, जो नील की खेती के लिए होता है, बहुत बेसिक होता है। उसने क्वेश्चन क्या बताया कि निम्नलिखित में से 3 आंदोलन, A-B-C दे दिया, 1 2 3, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इसमें गांधी के आंदोलन का सही क्रम बताइए, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द गांधीज मूवमेंट, ठीक है। तो पहले अहमदाबाद दे दिया, फिर खेड़ा दिया, फिर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो वो ये क्या जानना चाहता है, यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछना क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि जब भी कोई पर्सनालिटी डेवलप करती, कोई अपना मूवमेंट आगे लेकर चलती है, सो वो मूवमेंट हैपहार्डली नहीं होगी, क्योंकि आईएएस अधिकारी के तौर पे आप हैपहार्डली काम नहीं करोगे, वो क्या होगा, एक सीक्वेंस में जाएगी। तो यहां पर आपको इवेंट्स भी फोकस करने की जरूरत है कि नरम गरम कैसे आया, ठीक है। या अगर हम बात करें तो जब गांधी का असहयोग आंदोलन जो फेल होता है भारत छोड़ो असहयोग से, तो उसके बाद ही आपने देखा होगा कि भगत सिंह और जो चरमपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वायलेंट्स हैं, वो क्या होता है, अचानक से ऊपर की तरफ उन्हें लगता है कि यार इस सबसे मेथड से भारत को आजादी नहीं मिल पाएगी। तो फिर वहां पर क्या होता है, वो चाहे सावरकर हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने आप को लेकर आगे जाते हैं। तो सेम जो होता है वो इवेंट्स यहां पर आता है। देन पर्सनैलिटीज, व्यक्तित्वों के बिना मास मूवमेंट्स नहीं होते, ठीक है।
कौन है, मतलब जनता जो है वो लाठी खाने को तैयार है, लेकिन उनको ये बताएगा कौन कि तुम्हारी आजादी का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर फ्रीडम। सो एक आदमी आता है, वो उनके अंदर जागरूकता डालता है कि देखो ऐसा हो सकता है। किसने बताया काले लोगों को अफ्रीका के कि तुम भी जो है वो केवल त्वचा के रंग की वजह से, यानी कि स्किन के कलर की वजह से जो है वो श्वेत लोगों से कमतर नहीं हो, मानव होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते तुम्हारी भी वही वैल्यू है जो व्हाइट पीपल की है, यानी उसके जो राइट्स है वही तुम्हारे भी राइट्स है। क्यों तुम फुटपाथ पे नहीं चल सकते और वो चल सकता है, क्यों तुम उस बेंच पे नहीं बैठ सकते। और यहीं से क्या होता है, एक इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स होता है। जब मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में जाकर खड़े होते हैं कि क्यों हम तुम्हारे त्वचा के कलर की वजह से हम तुम्हारे दास क्यों बने, वाई वी आर द स्लेव्स, और तुम जो है मालिक बन जाओ, तुम्हारे लिए कुछ अलग काम है और मेरे लिए कुछ अलग काम है। वाह क्या बात हो गई। सो ये तो ईश्वर का दिया हुआ है ना। हम भाई उस जलवायु प्रदेश में, हम उस क्लाइमेटिक, अब जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा जहां सूर्य की गर्मी ज्यादा पड़ रही है वहां पे मेलेनिन पाया जाएगा, और मेलेनिन की वजह से स्किन का कलर क्या हो जाएगा, लो। अब उसमें सूरज की किरणें आ रही हैं, आप एक ऐसे क्षेत्र में हो जहां पर हवाएं नीचे की तरफ बैठ रही हैं, तो इसका सबडक्शन एयर में जब वहां बारिश नहीं होगी उसमें मेरी क्या गलती भाई, लेकिन तुमने मुझे जो अपना गुलाम बना लिया। सो यहां पर क्या होगा, पर्सनालिटीज इन्वॉल्व होती हैं, और पर्सनालिटीज की एक विचारधारा होती है। जहां पर मैं तुम्हें लाना चाहता हूं वो क्या होता है, उनके एक थॉट्स होते हैं। तुम्हें गांधी को नहीं पढ़ना है, तुम्हें गांधी का थॉट पढ़ना है। तुम्हें गोखले को नहीं पढ़ना है, तुम्हें गोखले का थॉट पढ़ना है। तुम्हें जवाहरलाल नेहरू को नहीं पढ़ना, तुम्हें जवाहरलाल नेहरू का थॉट पढ़ना है, क्योंकि यही थॉट्स जो होते हैं वो हमारी कंट्री को प्रोग्रेस कराते हैं, हमारी कंट्री को आगे लेकर जाते हैं। जब गांधी कहते हैं कि नहीं हिंसा नहीं, नो वायलेंस, तो वो हमारी क्या होता है, डीपीएसपी में भी आता है। जब नेहरू कहते हैं, गांधी कहते हैं कि नहीं ग्राम स्वराज होना चाहिए, राइट, तो नेहरू कहते हैं नहीं ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होते हैं यही हमारे मॉडर्न इंडिया के क्या है, नए टेम्पल्स हैं। और वहां पर क्या होता है, वो अपने थॉट्स को प्रिवेल कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जैसे कि यूएसएसआर में हुआ वैसे हमारी कंट्री में भी क्या होना चाहिए, प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, और हम प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ेंगे, राइट। सो ये जो थॉट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारी पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री को मूवमेंट कराते हैं। सब लिखते जाना, नहीं तो तुम आगे भटक जाओगे कि क्या बात है। और इश्यूज, मुद्दे अक्सर ऐसे होते हैं जो उस समय भी प्रिवेल हैं, आज भी हैं और रहेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी में। ये मेंस के लिए तो समझ लो हार्ट में बैठा हुआ है, इश्यूज, राइट। इश्यूज, मुद्दों की खास बात होती है, इनका एक पास्ट होता है, इनका ये प्रेजेंट में भी होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी सॉल्व हो जाए। हिंदू मुस्लिम एकता, ये उस समय भी एक मुद्दा थी, आज नहीं है। ये कम्युनल हार्मोनी को सेट नहीं करता, बिल्कुल करता है, ठीक है। नहीं संभाल पाए, नतीजा क्या रहा, 1947 का विभाजन। क्या उस समय जो है जब गांधी ने वर्ड दिया हरिजन, तो क्या आज वो खत्म हो गया कास्ट सिस्टम तुम्हारे यहां से, तो मुद्दा तो आज भी है। गांधी ने कहा जो सप्रेस क्लास है, जो गरीब है, जो किसान था, उस समय भी मर रहा था। क्या आज किसान जो है मर्सिडीज में चल रहा है, आज भी आत्महत्या कर रहा है। उस समय भी साहूकारी थी, और साहूकारों ने उस समय जो क्या किया था, किसानों की ऐसी तैसी कर रख दी, मनी लेंडर्स ने। क्या आज नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली आज भी वही है। तो सवाल है कि वो इश्यूज उस समय क्या थे और आज क्या है। जब कॉर्नवालिस जमींदारी को लेकर आता है और आगे चलकर महालवाड़ी और रैयतवाड़ी आती है, सो आज क्या उस तरह के मनी लेंडर्स और जो है वो नहीं है कि नहीं है, वो जमींदार आज नहीं है, डेफिनेटली है, बस चेहरा बदल गया उनका चेहरा बदल गया। आज भी लोग जमीनें क्या कर रहे हैं, जो अब जो सरकारी अधिकारी हैं, जो ताकतवर पूंजीपति हैं, वो भी जमीनों को एक्वायर करे कि नहीं कर पा रहे, और वो भी संघर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो सेम चीज यहां पर चल रही है, आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट। इस वे में पढ़ोगे, यूपीएससी से आसान एग्जाम नहीं है कोई। आइडेंटिफाई करो और बिल्कुल क्रक्स तोड़ दो उसका। डन। थर्ड पॉइंट, द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस। अब फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस पूछ रहा है, स्टेजेस, चरण। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चरण। अब चरणों में क्या है, चरणों का मतलब होता है हम कैसे इवॉल्व होते हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हैं। आपको आइडेंटिफाई, शांत से किताब रखोगे और सोचोगे, ठीक है। हम सबसे पहले हमने शुरू किया था, अंग्रेजों को चिट्ठी पत्री लिख के देते थे, ठीक है, हम पेपर्स लिख के, भाई हम रिक्वेस्ट करते थे। और एक समय ऐसा भी आया कि जब हमारे क्रांतिकारियों ने गोली चलानी भी शुरू कर दी। एक समय ऐसा आया कि जो इंडियन नेवल सर्विसेज के अधिकारियों ने म्यूटिनी तक कर दी, बोला हम नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, हम कैसे
कैसे हमने जो है वो एक नेशन की बात को समझा कि हम भारतीय जो है वो एक गुजराती, बंगाली, बिहारी, यूपी के नहीं है, हमारी एक नेशनैलिटी है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज एक अधिकारी के रूप में एक्चुअली में आपको वही वैल्यू इनहेरिट करानी है कि हमारी जो रीजनल आइडेंटिटी, अरे तुम तो बिहारी हो, हम तो यूपी के हैं, तुम राजस्थानी हो, हम तो बंगाली हैं, तो ये क्या करेगा? तुम्हें सेग्रीगेट करेगा, तुम्हें विभाजित करेगा। जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी है वो सबसे सुपीरियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो हमने कैसे डेवलप किया इस फ्रीडम स्ट्रगल को, स्टेजेस कैसे लेकर आ गए? क्या कारण था कि महिलाएं भी, जो उस समय की महिलाएं जो पर्दे में थी, जो दहलीज के अंदर थी, वो जो फीमेल्स थी वो इतनी ताकतवर हो गई कि उन्होंने बाहर निकल के लड़ाई में जाना शुरू किया। बोला हम भी लाठी खाएंगे अपने पति के समान, लेकिन हम घर में नहीं रहेंगे। और कई महिलाएं तो क्रांतिकारी तक हो गई, उन्होंने कहा कि हम बंदूक भी उठा लेंगे, जैसे दुर्गा भाभी, कि बोला कोई बात नहीं है, हम इन अंग्रेजों को जो है हटाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो सवाल है कि हमारा जो डेवलपमेंट रहा वो बंग आंदोलन, जब हमने जो है कर्जन ने बंगाल को बांटा था, तब से लेकर 1947 तक हमने किन स्टेजेस में इसको डेवलप किया, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसको। इसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम देखोगे अक्सर स्वतंत्रता आंदोलन में कोई फीमेल अगर इन्वॉल्व है, खटाक से हर साल एक क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन तुम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब कंट्रीब्यूशन में क्या केवल मेल्स ने पार्टिसिपेट किया था? क्या केवल एलीट क्लास ने पार्टिसिपेट? क्या केवल जो है वो, जो अगर हम बात करें तो जो हमारे पॉलिटिशियन है केवल उन्होंने किया था? नहीं, इसमें क्या हुआ था? सभी का पार्टिसिपेशन था। जब कोई मास मूवमेंट होता है, when there is a mass movement in any country, तो उसमें सभी की इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो और चाहे वो इनडायरेक्ट हो। कई लोगों ने क्या किया था? अपनी नौकरी छोड़ दी थी, कई लोगों ने अपनी सैलरी दान कर दी थी, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से क्या था? इन्वॉल्व था। तो सवाल है कि उसमें कंट्रीब्यूशन किसके किसके और क्या क्या थे। कुछ लोगों को यह लगा कि नहीं, देश के अंदर नहीं कर सकते, तो देश के बाहर जाकर उन्होंने किया। गदर पार्टी की स्थापना हुई कि नहीं? लाला हरदयाल ने किया। और जब सुभाष चंद्र बोस, जो कि कांग्रेस में बहुत एक्टिव थे, उन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज बना दी, बोले हम बाहर से जो है मदद ले आकर इन ब्रिटिशर्स को खत्म करेंगे। सभी का कंट्रीब्यूशन था। और उठाकर देख लो, हर साल तुम्हें क्वेश्चन एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा। तो सवाल है कि वहां पर जो तुम्हारा पढ़ने का तरीका होगा वो क्या है? द वे ऑफ लर्निंग इज अ टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीजन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद द कंट्री। अब सवाल है कि जब ब्रिटिश भाग कर गए, इंडिया से भाग कर गए, तो भारत को जैसे तैसे छोड़ दिया। सबसे पहला तो 1947 में विभाजन, इसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, हमें तो दो हिस्से ऐसे ही करके चले गए। उसके बाद रजवाड़ों को अलग छोड़ दिया, प्रोविंसेस को अलग छोड़ दिया, और भारत को क्या हुआ? एकदम छितरा के खत्म करके उसमें भी ऑप्शन छोड़ दिया कि कोई पाकिस्तान के साथ चला जाए, कोई हिंदुस्तान के साथ। अब जब हम आजाद हुए तो हमारी आजादी इतनी आसान नहीं थी। तो सवाल है कि व्हाट वी डिड, हमने क्या किया? हमने उसको रीऑर्गेनाइज, हमें इंडिया को क्या करना चाहा था? एक नक्शे के नीचे लेकर आना था, एक जो है वो सिस्टम के अंदर लेकर आना था, एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो हमने क्या किया? चाहे कश्मीर का मुद्दा आज देख रहे हो, ये वही कंसोलिडेशन में हुई एक छोटी सी गलती थी, जिसकी वजह से आज हमें क्या देखना पड़ रहा है? हमारे कश्मीर में कितने जवान मारे जा रहे हैं। तो सवाल है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था? रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंसोलिडेशन हमने कैसे किया था, और पूरे भारत को एक साथ लेकर कैसे आया? चाहे वो जूनागढ़ का मामला हो, अभी हाल ही में देखा आपने गोवा के मुद्दे पर दोबारा बात आई, पुर्तगीज का मामला हो। सो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया? एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ी। पहले तो हमने इसको क्या किया? पॉलिटिकली कंसोलिडेट किया, बड़ी मुश्किल से। जब पॉलिटिकली कंसोलिडेट हो गए तो फिर उसमें क्या हुआ भैया? पता चला कुछ लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, लैंग्वेज अलग करो। हुआ? बोले आंध्रा वाली लैंग्वेज अलग। पहला आंध्रा स्टेट था ना जो सबसे पहले लैंग्वेज बेस पे विभाजित हुआ, बोला हमारा लैंग्वेज अलग। फिर लैंग्वेज वो बोला हमारा कल्चर अलग, ठीक है, हमारा ये अलग, हमारा वो अलग। अब इतनी बड़ा विविधता का देश, ठीक है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पर। अब सवाल है कि इसको कंसोलिडेट कैसे करेंगे? यहाँ जो आपको पढ़ना है वो ये कि क्या कंसोलिडेशन में हमने नेगोशिएशन किया, यानी जब हम एकीकरण करने आ रहे थे तो हमने कोई मोल भाव तो नहीं कर लिया, और मोल भाव की कंडीशन में हम जो है वो प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे। जैसे सपोज दैट जब जो है वो जवाहर वल्लभ भाई पटेल कमेटी बनती है तो वो कहते हैं कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पर विभाजन
नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, आंध्रा को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर दिया। नतीजा क्या रहा, उसके बाद हमारे कई स्टेट्स क्या हुए, इसी तरह विभाजित हुए। सो सवाल है कि जो हमने निगोशिएशन किए, जो हमने कंसोलिडेशन की कीमत चुकाई, वो सही थी या गलत। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आ गया था सिंपली कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन जो उस समय हुआ था, क्या एक बहुत बड़ी ऐसी गलती थी जिसकी कीमत हम आज चुका रहे हैं? और सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, यू नीड टू रीथिंक दैट। यह वास्तव में ये उस समय की मजबूरी थी कि जहां हमने देखा कि नुकसान ज्यादा हो रहा है या फायदा ज्यादा हो रहा है, तो हमें देखा अरे भैया अगर हमने इनको जोड़ के नहीं देखा तो उपद्रवी हो जाएंगे। एक होता है नेशन और एक होता है स्टेट, और इन दोनों को मिलाओगे तो तुम्हारी जब इंटेलेक्चुअलिटी आगे बढ़ेगी तो तुम्हें दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन। राज्य राष्ट्र, राष्ट्र राज्य या राज्य राष्ट्र, राइट। नेशन स्टेट और स्टेट नेशन, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई। तुम्हें इस पे बहुत फोकस करके रखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको डिटरमाइन करूं, सो अगर नेशनैलिटी का मैं कर्व बनाऊंगा, से दिस इज द कर्व ऑफ नेशनैलिटी, ये राष्ट्रीयता, दैट इज द हाईएस्ट मोस्ट कॉन्सेप्ट वेयर यू पुट ऑल योर एनर्जी। द पीपल ऑफ द इंडिया और पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री पुट देयर होल एनर्जी फॉर अ गोल। राष्ट्र के लोग जो होता है एक मकसद के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगा देते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी। And here is another curve, and that is a curve of regionality. ये राष्ट्रीयता है और ये क्षेत्रीयता है। So at particular time your energy must put on a single point. सभी लोग क्या करना होगा, एक लक्ष्य के लिए काम करोगे। बट यहां एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। यहां जो मेजॉरिटी की आइडेंटिटी होती है, मेजॉरिटी की आइडेंटिटी वो जो होती है वो सुपर इंपोज होने लगती है माइनॉरिटी की आइडेंटिटी पे। जो मेजॉरिटी होता है वो ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे कल्चर है, जो मेरे रीति रिवाज हैं, वही क्या है, सही है। सो यहां पर जब नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सो वहां पर क्या होता है, जो मेजॉरिटी की जो थिंकिंग होती है, मेजॉरिटी की जो सोच होती है, वो माइनॉरिटी के ऊपर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। इसका रिस्क क्या होता है, इसका रिस्क ये होता है कि जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज होती हैं, मल्टी कल्चरल का मतलब जहां ढेर सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, ढेर सारी सभ्यताएं रह रही हैं, वहां पर क्या होता है, जनरली मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जो माइनॉरिटी होता है वो फियर फैक्टर के साथ होता है। जो अल्पसंख्यक होता है वो कोई भी हो सकता है, वो एक उसके पास एक डर होता है, और इस डर से बचने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को इकट्ठा करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। और ऐसी कंडीशन में जब ये इकट्ठा होता है तो ये रिटेलिएशन करता है। सो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में इस माइनॉरिटी में फियर फैक्टर ना हो, इसीलिए इसको ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं, और इसको बोला जाता है कि हम तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर मैटर्स। तब ताकि आप जो मेजॉरिटी के माध्यम से बचे रहो, क्योंकि इसको हमेशा ये डर रहता है कि जो मेजॉरिटी है वो मेरे क्या करेगा, मेरे कल्चर को खा जाएगा या मुझे एसिमिलेट करना शुरू कर देगा। इसलिए बचाने के लिए क्या होता है, ये अपनी मुट्ठी को और बंद कर लेता है। सिंपल से फेनोमेनन होता है। इसको एश्योर करना होता है कि नाउ वी आर वेरी मच टॉलरेंट और वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। हम बहुत ही सहिष्णु, नाम सुना होगा ना, सहिष्णुता, सहिष्णुता। हमारे राष्ट्रपति को दो बार बोलना पड़ा कि हमें सहिष्णु रहना चाहिए, वी मस्ट बी टॉलरेंट। सो यहां पर क्या होता है, इसको ये दिखाना पड़ता है कि हम तुम्हारे ऊपर अपनी कोई भी चीज को इंपोज नहीं कर रहे हैं। बट सम टाइम व्हेन नेशनैलिटी प्रिवेल्स, जब राष्ट्रवाद आता है, अच्छा होता है, ठीक है, राष्ट्रवाद अच्छा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूरे नेशन की जो पावर होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, वो सिंगल पॉइंट पे क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट होनी है। और विद इन अ फ्यू टाइम, विद इन वेरी फ्यू स्पैन्स ऑफ टाइम, ये नेशन जो होता है वो क्या होता है, राइज करना शुरू कर देता है। इट राइज रैपिडली। तो हमें भी अगर प्रगति करनी है, हमें भी अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, सो हम क्या चाहिए, हमें नेशनैलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं और अति राष्ट्रवाद, जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। सो जहां से ये पतली सी लाइन ये खत्म हो जाती है, सो जो नेशनलिस्ट होता है वो रेडिकल हो जाता है। अब क्या हुआ, पहले तो मैं कहूंगा ऐसा करना चाहिए, फिर मैं कहूंगा तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, ठीक है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, अदरवाइज मामला साहब। सो देयर इज अ वेरी क्लाउडी सिचुएशन, वेरी फियर फैक्टर प्रिवेल इन द माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा,
ठीक है। सो कुल मिलाकर इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, फैब्रिक, हमारा सोशल फैब्रिक क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, आप अपने ही जाल में फंस जाओगे। सो अभी तो तुम्हें हो सकता है कि चीजें बड़ी लग रही हों, लेकिन जब सिलेबस की ये बातें समझ में आ रही होंगी तो तुम्हें, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आने वाले समय में जब तुम न्यूज़पेपर खोलोगे तो शायद ये बातें आज तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेंगी, डेफिनेटली करेंगी कि हाउ द थिंग्स इज गोइंग ऑन, ये कैसे हो रहा है। सो हियर अगर हम बात करेंगे, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी, डन। सो अभी जो आपको पढ़ना है, व्हाट you need to understand the nation state and the state nation, that is a new concept। क्या वास्तव में अगर कर्नाटक ने अपने झंडे की मांग की, अगर तुमसे आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्नाटक स्टेट नीड अ डिफरेंट फ्लैग फ्रॉम द इंडियन फ्लैग, अब इंडियन फ्लैग लोग कहता है भारत माता की बात है भाई, ठीक है, वी आर मदर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, बट सवाल है कि क्या होना चाहिए। और देयर इज अ टू ओपिनियन, एक कहेगा हो सकता है, दूसरा कहेगा नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक झंडा है। बट द थिंग इज, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू नीड टू बैलेंस योर एटीट्यूड, यू नीड टू आइडेंटिफाई वेयर इट शुड बी, वेयर इट शुड नॉट, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनके बीच में आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, और उस आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपको कुछ वर्ड्स के साथ प्ले करना पड़ेगा, दैट इज द वर्ड्स ऑफ नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन। क्या वास्तव में ये दोनों चीजें हो सकती हैं? क्या ऐसा जरूरी नहीं कि नेशन स्टेट जो है, राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, वो रीजनल कॉन्सेप्ट को खा जाए? क्या ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या अमेरिका ऐसा नहीं करता? राइट। सो अब आप क्या देख रहे हो, जब आप सिलेबस के वर्ड्स को समझना शुरू करोगे, व्हेन यू फाइंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिलेबस, तो तुम्हारा थिंकिंग स्पैन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जिस समय तुम ये आर्ग्यूमेंट्स पकड़ना शुरू कर जाओगे, यूपीएससी तुम्हारा है भाई, लिख के ले लो, यूपीएससी तुम्हारा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। History of the world. From 19th century to industrial revolution to World War, to withdrawal of boundaries, why you need to study Indian history, world history? Why? Because we all a part of world, हम भी तो यार एक देश के रूप में पूरी दुनिया के पार्ट हैं। So if there is something happening in the world, how it can be possible, particularly in the era of globalization, how it can be possible कि अगर वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा है so तुम उसके साथ जो प्रभावित नहीं हो सकते। अगर हम बात करें शुरुआत में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा राजे महाराजे हुआ करते थे, ठीक है, मोनार्की थी। सो ये डेमोक्रेसी कैसे आ गई? अगर मोनार्की थी, वी हैव लॉट ऑफ लेजेसी। हम जब पढ़ते हैं कि भारतवर्ष का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर भरत नाम के एक राजा थे, पढ़ोगे ना, भारतवर्षे, ठीक है, जो हम कहा जाता था। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें हाउ आवर कंट्री गेट द नेम एज अ भारत, वही राजा था। सो देयर वाज अ मोनार्की, सो हाउ वी एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, हमने लोकतंत्र कैसे अपना लिया? We have lot of legacy, more than 400, 500, 5,000 years of the valuation of the monarchy. So हमने ऐसा क्यों? Why we called republic? हम रिपब्लिक क्यों कहलाते हैं? ठीक है। Why we talk about the fundamental rights? हम क्यों राइट्स की बात कर रहे हैं? Where the rights come from? कौन है? और why we make the Supreme Court as a custodian of the fundamental rights? हमने क्यों जो उसको निरीक्षक बना रखा है सुप्रीम कोर्ट को? तो सवाल है कि इस दौरान जो है पूरी दुनिया में एक जागृति आती है, एक रिवोल्यूशन आता है, एक सेगमेंट मूवमेंट करता है, और आगे चलकर जब आप आज़ाद होते हो, जब आपके देश में जब दिक्कत होती है, जब विद्यासागर कहते हैं कि नहीं, विधवा का विवाह होना चाहिए, देयर मस्ट बी विडो रीमैरिज। जब जो है वो अन्य तरह के लोग, चाहे वो आपके राजा राम मोहन राय हो या कोई भी हो, जब वो कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज पे बैन लगना चाहिए, जब वो कहते हैं कि नहीं जो है सती का क्या अबोलिशन होना चाहिए, सो ये कॉन्सेप्ट आए कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट आते हैं रेनासा से, ये नव जागरण से आते हैं। सो ये जो रेनासा है, नव जागरण है, ये वो ऐसी वैल्यूज केवल उस कंट्रीज में नहीं,
पूरी ह्यूमैनिटी में प्रिवेल करता है, जिस वैल्यूज को बेस बनाकर आगे चलकर जितने भी कंट्रीज मूवमेंट करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन वैल्यूज को, सोशल वैल्यूज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, एथिकल वैल्यूज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं से रेनासा को अपना बेस बनाते हैं। जो ये रेनासा हुआ था, जो ये अत्याचार के खिलाफ, जो एक्सटॉर्शंस हो रहे थे, इनके खिलाफ जो है जो आवाज थी, उसके अगेंस्ट में ये रेनासा से निकल कर। रेनासा का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनासा? नव जागरण। आप अचानक से सोए हुए हो, ठीक है, और सोए, मरे नहीं हो, सोए हो। एक होता है रीबर्थ और एक होता है रेनासा। तो रेनासा, नव जागरण का मतलब है यू हैव इनफ एनर्जी, यू हैव इनफ एनर्जी बट यू डोंट नो अबाउट योर एनर्जी, ठीक है। तुम नहीं जानते तुम्हारे पास क्या, और तुम क्या जग गए। जगने का मतलब यू आर कॉन्शियस। अब आप क्या हो? एक जो है कॉन्शियस हो, आप जो है वो चेतन में हो, और जब सोए हुए तो क्या हो? अचेतन हो, ठीक है। सब कॉन्शियस में बैठे हुए हो या अनकॉन्शियस हो। तो जब कॉन्शियस हो, कॉन्शियस का मतलब मैं जागृत हूं, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा? मैं अपने अधिकारों के लिए, अपने ड्यूटीज के लिए, अपने राइट्स के लिए, सभी के लिए क्या होगा? जागृत। तो जब समाज जग जाता है, जगने का मतलब यहां पे क्या है? जगने का मतलब है व्हेन यू हैव इनफ एबिलिटी टू से राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट और रॉन्ग टू रॉन्ग। जब अगर ये कह सको कि ये सही है, ये गलत है, तो क्या होगा? दैट मीन्स यू आर अवेयर, यू आर लाइव, यू आर, जिसे कहते हैं कॉन्शियस हो। अब तुम सोच सकते हो, ठीक है। सो जब हमारी सोसाइटी में कोई महिला जलाई जा रही है, पति का मर गया, लोगों ने कहा नहीं भाई इसको जला दो। तुमसे किसने कहा वो जलाना चाहिए? वो फलाना जो है वो किताब में लिखा हुआ था कि जब ये सती जो है, इसमें ये आपका जो है कल्चर इसको बना जाएगा तो 7 पुश्तें तर जाएंगी। वो जगा हुआ नहीं है, वो क्या है? सोया हुआ है, वो अनकॉन्शियस है। क्यों? उससे किसी ने कहा है। तो जगा होगा तो सोचेगा ना, और सोचेगा तो कहेगा यार मानव होने के नाते इसमें इस महिला की क्या गलती? इसका पति मर गया, इसमें इसकी क्या गलती है? राइट। सो आपको क्या है? जगाना है, उसको क्या करना है? अवेक करना है, उठो। और दैट इज नोन एज रेनासा, ठीक है। अब आप क्या है? नव जागरण है। आप नया पैदा नहीं हुए हो, आपकी वो वैल्यूज थी, आपने दोबारा उस वैल्यू को क्या किया? खोजकर बाहर निकाल दिया। ओके, ये है वो रीजन, ये हमें जाना है। अगर आज कोई आपसे कह रहा है जाति प्रथा है हमारे यहाँ, तो कुछ लोग उसको जकड़ के बैठे हो, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब पूरी सोसाइटी जान जाए अरे यार ये जातिवाद तो हमने बनाई है, ये ऊपर से बन के थोड़े ना आई है, और कास्ट में कोई भी इंसान के नाते तुम और मैं क्या है? बराबर है। सो क्यों जो है एक अपर कास्ट लोअर कास्ट के ऊपर जो है वो अपना अत्याचार कर सकती है? नहीं कर सकती ना। ये किसने उससे कहा है? क्योंकि वो क्या है? वो जागृत, वो कॉन्शियस नहीं है, वो तो सुनी सुनाई बात में। जैसे मान लो कोई भी लड़का है, भाई उसके पिताजी ने बताया, उसके पिताजी ने उसको बताया, तो सुनी सुनाई बात पे चला आ रहा है ना। जागने का मतलब यहां क्या है? वो खुद से सोच सके। सो ये जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है किसी सोसाइटी में, और ऑफिसर्स के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हें जगाना ही है। तुम्हें पूरे टाइम ये जो रिजिड सोसाइटी है इसको जगाना है। तुम जाकर किसी समझाओगे अरे यार वो जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो बड़ा खराब है, ये नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की दोनों बराबर है, मान लेगा तुम्हारी बात? नहीं मानेगा ना। सो यहां पर क्या होगा? ये रेनासा या जागरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जहां पर दुनिया ने जो है वो पहली बार जो है इतने बड़े लेवल पे इन जो आपका कैपिटलाइजेशन है उसको जो है टेस्ट किया। इसने जो है वो सबसे बड़ा काम किया। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, 2 काम हुए, एक तो स्टीम इंजन और दूसरा जो काम हुआ और वहां पर है कैपिटलिज्म। एडम स्मिथ एंड जेम्स वॉट, इन्होंने दुनिया बदल के रख दी। एक ने बताया कि मार्केट इज एवरीथिंग, मार्केट विल कंप्लीट द डिमांड एंड सप्लाई, एंड स्टीम इंजन जिसने बताया कि इंसान की शक्ति से ज्यादा अगर कोई ताकतवर है, राइट, द मोर पावरफुल देन द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन पावर, दैट इज अ स्टीम पावर, एंड दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द मशीन एरा। और इसने क्या किया? इनफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को क्या किया? सडनली स्पाइक कर दिया, प्रोडक्शन को दुनिया में बढ़ा दिया, सडनली इंक्रीज। और जब प्रोडक्शन बढ़ती है, जब क्रांति आती है, बात यहीं रुकेगी नहीं। हमेशा जो आपका रिवोल्यूशन होता है, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ये 3 चरणों में होता है। द फर्स्ट स्टेज, जब प्रोडक्शन क्या हो जाती है? आपके यहां बहुत बढ़ जाती है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बढ़ गई भाई, क्या करोगे अब आप? प्रोडक्शन बढ़ गई आपकी, योर प्रोडक्शन इज सो हाई,
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है रिवॉल्व, अचानक से क्या हुआ, उसी समय पे तेजी से घूम जाए, विद इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका जो पूरा सेगमेंट था वो क्या हुआ, सडनली चेंज हो गया, दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन। जब प्रोडक्शन बढ़ता है, आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सो आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं क्या होती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। सपोज दैट गुड्स जो होती हैं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ये फर्स्ट स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज क्या होती है, अब ये बताओ, जो फर्स्ट स्टेज का सामान है तो लोगों को क्या करना, प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे, तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, लेकिन क्या होगा, कितना सामान अपने देश में बेचोगे, क्योंकि तुम जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, तुम तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में प्रवेश हो। रिवोल्यूशन का मतलब होता है सडनली प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया, ये किसी के पास नहीं है, तुमने रिवोल्यूशन करके रख दिया। सो ऐसी कंडीशन में सेकेंड स्टेज में आप क्या सर्च करते हो, मार्केट सर्च करते हो, यू सर्च मार्केट। मार्केट, अब मार्केट कैसे रिसर्च करोगे, फ्रेंडशिप से भी, ट्रीटी से भी, या उसको एनेक्स करके, मामला खत्म करो यार, हड़प लो, ठीक है। सो यू नीड टू सर्च मार्केट, राइट। और जब मार्केट आपको मिल जाता है, चाहे हड़प के, दोस्ती करके, संधि करके, आक्रमण करके, जो भी करना है आपको कर लो, व्हेन यू गेट द मार्केट, बाजार मिलता है, सो क्या होता है, आप यहां पर अपना ये जो प्रोडक्शन हुआ है इसको बेचना शुरू कर देते हो, यू सेल ओवर देयर, ठीक है। और जब सेलिंग होती है, ह्यूज सेलिंग होती है, वो कंट्री आपके कब्जे में आ गई है, वो आपका जो है सबऑर्डिनेट हो गई है, सो क्या होता है, ये जो होस्ट कंट्री होती है, यहां पर ह्यूज कैपिटल आता है, ह्यूज कैपिटल, बेचोगे अपना सामान तो क्या होगा, उस कंट्री, होस्ट कंट्री में ह्यूज जो है वो सामान आएगा। अब जब ये ह्यूज जो पैसा आता है, ये क्या होता है, अब इस कंट्री, होस्ट कंट्री यानी वन के लिए ये खतरनाक हो जाता है, बिकॉज इट जनरेट क्रोनी कैपिटलिज्म, इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी पूंजीवाद। इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, और जो लीडर होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, बोले तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, क्रोनी कैपिटलिज्म जन्म लेता है। इस राजनेता को, इस पॉलिटिशियन को किसके लिए काम करना था, लोगों के लिए, पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, वहां काम करना था। अब किसके लिए काम कर रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है कि तुम्हें इलेक्शन में हम तुम्हें क्या देंगे, जबरदस्त पैसा देंगे, हमसे ले लो, तुम हमें जब नेता बन जाना तो हमें ये फलाना जो है वो हमें दे देना। सो इस पर्टिकुलर कंट्री में भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अब इस कंट्री को क्या करना पड़ता है, इस सिचुएशन से बचने के लिए ये जो पैसा एक्सेस मनी आ गया उसको निकालना पड़ता है। और थर्ड कंडीशन आती है इन्वेस्टमेंट कंडीशन, इन्वेस्टमेंट कंडीशन, निवेश। अब इस एक्सेस मनी को ये इस कंट्री में वापस लेकर जाएगा। अब जरा देखो, तुम्हें समझाऊं क्या होता है। ब्रिटेन, प्रोडक्शन बढ़ गया, फिर उसने क्या किया, पूरी दुनिया के बाजार खोजे कि नहीं खोजे, किसको किसको खोजा, इंडिया को भी खोजा, जहां जहां उसको मौका मिला उसने खोजा। और उन सभी सामानों, हमारे यहाँ क्या होता था, वो कितना भी जो है कपड़ा बना ले, लेकिन हमारे हैंडीक्राफ्ट के मुकाबले वो कहीं नहीं थे। क्या किया उन्होंने, पहले हमारे ऊपर कब्जा किया, जब ये देखा कि यार जब बंगाल में जब है वो जब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, वो लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, हड़पना पड़ेगा। सो वो क्या हुआ, पहले इकोनॉमिक पावर के रूप में आते हैं, फिर देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल पावर में, और इंडिया को हड़प के क्या करते हैं, इंडिया में जो है वो जीरो इंपोर्ट पर सामान आता है, लेकिन 32 to 34% इंपोर्ट लगाकर बाहर जा सकता है। इंडिया अपना सामान बाहर किसी को नहीं बेच सकता, इंडिया में उन्होंने फ्री कर दिया, इंडिया में हम कोई सामान दे सकते हैं। नतीजा क्या हुआ, ये भारत केवल एक बाजार बन के रह गया, ठीक है। इंडिया बिकम्स अ मार्केट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या हुई, जब उन्होंने खूब पैसा कमा लिया, सो वहां पे ब्राइबरी शुरू हो गई उसकी कंट्री में। जो इंडस्ट्रीज थे वो बहुत पावरफुल हो गए, उन्होंने क्या किया, जो है वहीं के लोगों का जो है वो शोषण, एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया, उनको जो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, बोले ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, डेस्टिनेशन सोचे इन्वेस्टमेंट के लिए, और भारत में रेलवे का विकास, सुना है ना, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। अब देखो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। जैसे मैं क्या करूं, तुम्हारी जेब से 100 रुपये निकाल लूं, फिर तुम्हें 2 थप्पड़ भी मारूं, और फिर तुम्हारी जेब में 100 रुपये डालूं, बोला मैंने तुम्हें 100 रुपये उधार दिया और कल मैं इस पर 10% टैक्स लूंगा, ठीक है, 10% इंटरेस्ट लूंगा, 110 रुपये तुमसे ले लूंगा। यही ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया, हमारा ही पैसा ले गए अपनी कंट्री, फिर उस पैसे को क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट के रूप में यहां लेकर आए, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम थी, वहां पे उस पैसे का कुछ नहीं हो रहा था, कि बोले हम इंडिया में क्या करना चाहते हैं, रेलवे का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो जब इंडस्ट्रीज ने कहा कि अरे रेलवे का डेवलपमेंट करोगे तो समय क्या मिलेगा, भूखे नंगे कहाँ रेलवे चल पाएंगे, तो वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, यानी जो ब्रिटिश की जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा टेंशन मतलब तुम्हें मिनिमम 6% जो है वो क्या कर देंगे,
इस पे तुम्हें देंगे ही देंगे इंटरेस्ट, लेकिन वो इंटरेस्ट किसके पैसे से? इंडियन के पैसे। तो वही बात हुई ना, किसी ने 100 रुपया पहले छीन लिया तुमसे, फिर तुम्हारी जेब में 100 रुपया डाला भी और 2 थप्पड़ भी रसीद किया, बोला इस पर हम 10% टैक्स भी लेंगे। तुम्हारा ही पैसा तुम्हारे पास विद टैक्स आ गया, लो। तो तुम्हें तो बड़ी चपत लग गई, ठीक है, तुम्हें कुल 210 रुपए का घाटा हुआ धनाधन। वही हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने किया। आप देखो प्रेजेंट टाइम में चाइना, अब दुनिया की फैक्ट्री, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? चाइना। पूरी दुनिया में बेच रहा है। ओबोर क्या है? वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी। चाइना का वही मार्केट को सर्च करने का तरीका है, पूरी दुनिया में सामान बेचा। अब इसके बाद क्या कर रहा है? चाइना जो है चेकबुक पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। हम्बन टोटा को श्रीलंका में अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इतना ज्यादा उसने कर्ज दिया कि नहीं दिया? और अब क्या कर रहा है? वो किसी भी हालत में किसी भी हालत तक निवेश करने के लिए सभी जगह जा रहा है। जो आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में सुना होगा, इंडिया के आसपास की जितनी कंट्री है, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जो उसका ग्वादर पोर्ट है, चाहे हम्बन टोटा हो, चाहे कोई भी हो, वहां पर चाइना क्या कर रहा है? पोर्ट डेवलप कर रहा है और हैवी जो है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पूरा अफ्रीका में उसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसको ये पैसा बाहर निकलना है। सो कोई भी कंट्री इन्हीं 3 प्रोसेस से होकर गुजरती है। किसी भी कंट्री के बारे में तुम जान सकते हो, इट्स वेरी इजी, राइट? यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी कंट्री कैसे मूवमेंट करेगी। सो एक जो एनालिसिस वे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, तुम्हें लगता है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैं यही आप लोगों की धारणा तोड़ना चाहता हूं। यहां सोचना बहुत पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू थिंक लॉट ऑफ कि ये चीजें हो रही है तो क्यों हो रही हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट रहेगा यू नीड टू अप्लाई योर थॉट्स। तुम्हें अपने थॉट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। यहां हमारे यहां क्या होता है? उल्टा चलता है। हमारे यहां पढ़ो बहुत ज्यादा, सोचो तो बिल्कुल नहीं, और लिखो और ज्यादा, तो ये काम नहीं चलेगा। यू नीड टू थिंक मोर एंड मोर एंड अप्लाई करना पड़ेगा कि इस चीज कॉन्सेप्ट को मैं कहां कहां अप्लाई कर सकता हूं। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, पूरी दुनिया में तबाही का कारण, और ये जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म था, ये उसी का संघर्ष था, ठीक है। वहां पर जो हुआ और पूरी दुनिया जो डिसइंटीग्रेट हुई और इसके बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुए, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो नुकसान और ज्यादा होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए थे, और पूरी जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी? तहस नहस हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। इन लोगों ने क्या किया? आगे अपनी एक पॉलिसी बनाई कि अब हम जो है वो जो आपके अंडर डेवलप कंट्री हैं, इनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ग्रोथ मॉडल को लेकर आएंगे, ठीक है। आगे जब पढ़ोगे ग्रोथ मॉडल, और ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कि जितना तुम इंक्रीज करोगे, जितना तुम्हारी जो है इनकम बढ़ती जाएगी, तुम्हारा कंजप्शन भी बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स द ग्रोथ मॉडल बेस्ड ऑन द कंजप्शन लेवल, कि जितना ज्यादा तुम अमीर होते जाओगे कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा। आगे चलकर आज के समय में इसका विरोध होता है जब सस्टेनेबल थ्योरम पे जाते हो कि भैया कंज्यूम करोगे कितना, कहां है कंजप्शन करने के लिए? तुम पानी कंज्यूम कर जाओ, खाना कंज्यूम कर जाओ, कितना? तो क्या होता है, यहां से दुनिया को एक नया जो है चेहरा देखने को मिलता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। क्यों हुआ? क्या वास्तव में हमारे देश में भी ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है? क्या चीजें होती हैं? एंड द नेक्स्ट वन इज बाउंड्रीज डिमार्केशन एंड द बाउंड्रीज रिड्रॉल, ठीक है। क्योंकि ये बाउंड्री जो होती है वो पहले भी लड़ाई का कारण थी और आज भी लड़ाई का कारण है। तुम्हारे यहां भी बाउंड्रीज एक लड़ाई का कारण है, चाहे वो रेड क्लिफ लाइन हो, चाहे मैकमोहन लाइन हो, ठीक है। वो क्या है? हमारे उसमें हमेशा जो है वो उसका कारण रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन। अब बताओ, जो ब्रिटेन है, समझ में आ गया तीनों स्टेज? अब बताओ इसको कॉलोनीज बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? भैया सामान बेचना है कि नहीं बेचना है? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया है, उसको मार्केट चाहिए, और फिर क्या चाहिए? मार्केट के साथ साथ उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का डेस्टिनेशन चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉलोनीज एंड डीकॉलोनाइजेशन। जहां उपनिवेशवाद और उसके विरुद्ध जो लड़ाई, जैसे हमने भी एक लड़ाई लड़ी ताकि अंग्रेजों से छुट्टी मिल जाए, बट देयर इज अ न्यू वर्ड, दैट इज द न्यू कॉलोनाइजेशन। ये ज्यादा खतरनाक हो रहा है, न्यू कॉलोनाइजेशन, नव उपनिवेशवाद। ये तो समझ में आ गया था कैसे हुआ। ब्रिटेन की वो शक्ति, इंग्लैंड की वो शक्ति, कई चाहे वो फ्रेंच हो, सभी ने क्या हुआ? अपनी कॉलोनीज बनाई, उसके खिलाफ एक लड़ाई हुई, भारत में भी हुई, अफ्रीका में भी हुई, दुनिया के हर हिस्से में हुई। बट देयर इज अ न्यू थिंग, दैट इज अ न्यू कॉलोनाइजेशन। न्यू कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? यहां पर डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन नहीं हो रहा है, यहां इनडायरेक्ट हो रहा है। पहले क्या था? वो पॉलिटिकल था, अब क्या है? इकोनॉमिकल ज्यादा हो रहा है। सपोज दैट, तुमसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं।
एक स्टेट एक्स है, यहां पर मान लो कोई भी एक रूल चलता है, उस रूल के हिसाब से क्या है, यहां सो कॉल्ड डेमोक्रेसी नहीं है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पर इनके अपने नियम है कि भाई ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, जो यहाँ एक अपना लिविंग स्टाइल है। ये जो दूसरी कंट्री बैठी है जेड, इसने कहा कि जो हमारा डेमोक्रेसी का मॉडल है ये सबसे बेस्ट मॉडल है, तो जो कंट्रीज के पास डेमोक्रेसी नहीं है वो बेकार है, उनको क्या कर देना चाहिए, उनके जो रूलर है उनको हटा देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। इस जेड ने कहा। ये क्या कर रहा है, ये पूरी दुनिया में कह रहा है कि जो लोग डेमोक्रेसी वाले हैं वो हमारे साइड में आ जाएं, लोकतंत्रवादी हमारे साइड में। अब इस एक्स कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, और ये क्या काम कर देता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है और दुनिया को बताता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट मॉडल। ये वाला जो एक्स है ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। पर्पस देखो यहां क्या है, पर्पस है, मान लो यहां पर एक लड़का है, अ बॉय 5 ईयर ओल्ड, ये अपनी कंट्री के रूल्स के हिसाब से चल रहा है। बताया गया इसको कि भैया शराब नहीं पीना है, टीवी नहीं देखना है, ऐसे रहना है, ये अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इस कंट्री ने कहा कि नहीं, इस कंट्री में जो है जेड ने कहा कि इसमें जो है वो डेमोक्रेसी नहीं, और डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ जो होता है वो सेगमेंट है, और हमें इसको क्या करना चाहिए, इसको जो है खत्म कर देना चाहिए, और इसकी जगह जो है वो वाई को हमें शासक बनाना चाहिए। इस वाई का जो है, ये वाई जो है ये जेड का एक पिछलग्गू है, उसका जो है उसका मोहरा है, जैसे भी इसको बिठा दिया गया, ठीक है, वाई को। सो ये अभी जो लड़का है 5 ईयर का है, आज से 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ये 15 ईयर्स का होता है। अब ये डेमोक्रेसी के रूप में क्या होता है, ये जेड, ये चाहे वो ड्रिंक करना, चाहे चॉकलेट खाना, स्पाइडरमैन की मूवीज देखना, कुछ भी करना, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज हैं। डेमोक्रेसी में सब कुछ खुला खुलापन, इनके यहाँ मान लो सब बंद है तो खुला खुलापन लेकर आ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये लड़ाई क्या है न्यू कॉलोनिज्म में, देखो आज से 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, जब 15 साल का होगा, सो ये अपनी जो बेसिक परंपराएं थी उनको लेकर चलेगा, या जो जेड कंट्री में जैसे जो ड्रिंक करना है, फैशन टीवी देखना है, चॉकलेट खाना है, उसको फॉलो करेगा। इसको हटाकर, एक्स को हटाकर इसको मार दिया, मान लो वाई को ले आए, और वाई को जो है वो वाई जेड को फॉलो करता है, ठीक है, बोल दिया उसी को रखा जेड ने कि जो इसकी पॉलिसीज को लेकर चलता है। आफ्टर 10 ईयर्स यहां पे माहौल कैसा होगा, जो जेड चाहेगा, ठीक है। सो आफ्टर फ्यू ईयर्स, ठीक है, ये पूरा मार्केट किसका होगा, जेड का, क्योंकि ये जो कहेगा कि यही वाला सही है तो ये क्या करेगा, उसको मानेगा। सो दिस इज नोन एज नियोकॉलोनिज्म, ठीक है। जैसे सपोज दैट कुछ साल पहले हो सकता है कि आप लोग कहीं से आए हो तो आप लोगों को बताया गया कि सुबह उठकर जो है वो छाछ पीना चाहिए या फलाना करना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर थकान हो जाती तो शरबत पीना चाहिए, नींबू के शरबत, शिकंजी चला करती थी, ठीक है, गर्मियों के दिनों में, लेकिन अभी क्या चलता है, कोल्ड ड्रिंक चलता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट आपसे क्या कहता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से ताजगी आती है। सलमान खान भी पी रहे हैं और ऋतिक रोशन भी पी रहे हैं, और उसी को पीने से डर के आगे जीत का भी मामला तय होता है, करता होता है कि नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है मार्केट आपको क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। सो नियोकॉलोनिज्म में सब कुछ आपके माइंड सेट को चेंज करेगा। उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको क्या करेगा, आपको सही और गलत का मामला खत्म कर देगा। सपोज दैट जैसे आज से कुछ साल पहले जब रक्षाबंधन होता था, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन, तो मिठाई उठाई दी जाती थी, भाई अपनी बहन को जो है वो गिफ्ट देता था। अभी जब आप टीवी खोलोगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा एक चॉकलेट दिए बिना भाई बहन का रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। तब आप देखते हो ना कैडबरी चॉकलेट का ऐड, तो कभी फ्रूट एंड नट, कभी फलाना, कभी ढिकाना, कितना इमोशनल ऐड बनाते हैं, और उसी इमोशनल ऐड के चक्कर में आप क्या होता है, तुरंत जाते हो और कैडबरी का एक पैकेट खरीद कर लेकर आते हो। अब कैडबरी कहाँ की कंपनी, यूरोपियन कंपनी, जो उसका सामान बिकेगा तो फायदा किसको होगा, इसको कहते हैं नियोकॉलोनिज्म, ठीक है। ये बहुत डीपर है, ये बहुत ही ज़्यादा जैसे ओरिएंटेशन है, और जो WTO, IMF, इनके ऊपर भी ये आरोप लगता है, इनके ऊपर भी ये जो है वो एक तरह से हम ब्लेम करते हैं इनके ऊपर कि ये भी जो है वो नियोकॉलोनिज्म के एक एजेंट के रूप में है, जो ओपन मार्केट के रूप में ये सभी देशों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर, उनको अपने लपेटे में लेकर आ रहे हैं ताकि उनका जो है पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाए, और इनके लिए क्या हो जाए, वो एक कॉलोनी के रूप में बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर कोई डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करेगा, यहाँ क्या होगा, इनडायरेक्टली इंटरवीन किया जाएगा। डन। इसके बाद जो लास्ट में आपको डील करना है, पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कम्युनिज्म,
Political philosophies like communalism, capitalism, socialism, etc. and their effect on society बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिए जहां हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं. जैसे सपोज है सोशलिज्म, भारत जो है वो, इंडिया जो है वो नेहरू युग में यानी नेहरू एरा में और उसके बाद भी सोशलिज्म से बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा. तो व्हाट इज द सोशलिज्म, व्हाट इज द कैपिटलिज्म? अगर मैं तुमसे पूछूं क्या जानते हो तुम लोग अभी बेसिक? क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई हो रही है ना, ये इन्हीं दोनों वर्डों के लिए हो रही, बस और कुछ नहीं है. ये दो वर्ड ही पूरी दुनिया में लड़ाई का कारण है. ये इतने छोटे वर्ड नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्ड्स नहीं है, ये थॉट्स हैं, ये विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी है. और आइडियोलॉजीज जो होती है वो मास को लेकर चलती है. ठीक है, जब तुम मेरी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुमसे जो कहूंगा, मरने के लिए भी कह दूंगा तो आप मान लोगे उसे. होती है आइडियोलॉजी. अगर आइडियोलॉजी को तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो इंसान को भगवान के समान भी मान लेता है. अब भगवान चाहे वो उनके जो सो कॉल्ड भगवान है वो चाहे गलत भी करे, कल को किसी दफा में अंदर भी हो जाए, लेकिन वो क्या लगेगा कि हमारे तो भगवान है. सो आइडियोलॉजीज को आप एक्सेप्ट करते हो और ये सभी जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जिनके लिए पूरी दुनिया को लड़ाई झेलनी पड़ी, पूरी दुनिया को कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन झेलना पड़ा. चलो देखते हैं, हम बेसिक बात करेंगे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में. ठीक है, एक्चुअली में पूरी दुनिया में लड़ाई जो होती है वो इसी की चल रही है. अगर मैं कैपिटलिज्म की बात करूं तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद जिसे कहते हैं. इसकी जो फिलॉसफी है, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो होती है मैक्सिमम फ्रीडम, महत्तम स्वतंत्रता, फ्रीडम. ठीक है, इट इज नॉट अबाउट, कई बार बच्चे ऐसा बोल देते हैं अरे ये मार्केट ओरिएंटेड है, ठीक है, इसमें बाजार सब कुछ करेगा. इट्स अ सेकेंडरी थिंग. द मैक्सिमम फ्रीडम इज द फिलॉसफी. ये दिस इज द आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी हैज अ फिलॉसफी. जो आइडियोलॉजी होती है उसका एक दर्शन होता है और इसकी जो दर्शन है वो है मैक्सिमम फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ अ पर्सन, फ्रीडम ऑफ अ गवर्नमेंट एंड फ्रीडम ऑफ अ मार्केट. मैक्सिमम फ्रीडम. व्हाई फ्रीडम, क्यों? When इसके जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि when you get the freedom तो आप क्या करोगे, अपनी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करोगे. समझते जाओ, कैपेबिलिटीज को इनहेंस करोगे, अपनी क्षमताओं को आगे लेकर जाओगे. When कैपेबिलिटीज इंक्रीज, कैपेबिलिटीज आगे बढ़ती हैं तो डेफिनेटली उससे जो वैल्यू एडिशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है. इनोवेशन सबसे ज्यादा होते हैं. और सबसे बड़ी बात, व्हेन यू हैव इनोवेशंस, सो इसका सीधा सा मतलब होता है आप रिसोर्सेस को ऑप्टिमम, नॉट मैक्सिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते. सो यू कैन ऑप्टिमली यूटिलाइज द रिसोर्सेस. That is the concept of innovations. That is the concept of increasing the capabilities, capability of a person, capability of a government, capability of the market. Market क्या होगा? Market competitive होगा, प्रतियोगिता होगी. और जब competition होगा, so उसमें जो consumer होगा वो king हो जाएगा. Consumer is king. मैं तुमसे क्यों लूंगा? तुम 10 रुपए में दे रहे हो, उनसे ले लूंगा वो 9 रुपए में दे रहे हैं. सो कॉम्पिटेटिव मार्केट होता है. और इसमें क्या होता है, जो इनोवेशंस होते हैं, अब मुझे 9 रुपए में बेचना है तो मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगा, मैं इससे बताऊंगा कि भैया इस मार्कर में जो है इंक खत्म ही नहीं होती है, या मैं कुछ ऐसा बताऊंगा देखो इसका डिजाइन जो है इतना बेहतरीन, इसके ऊपर मैंने हीरो हीरोइन के फोटो भी लगा रखे हैं. ठीक है, या इसको जो इससे लिखने से यूपीएससी के आंसर जो है 2 ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं. कुछ तो बताऊंगा, कुछ तो इनोवेशंस करूंगा, स्लीक डिजाइन लाऊंगा, कुछ अच्छा इसकी मार्केटिंग करूंगा. सो क्या होगा, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस निकल कर आएंगी. ये इसकी कोर फिलॉसफी होती है मैक्सिमम फ्रीडम. ये होता है कैपिटलिज्म. ठीक है, जहां पर महत्तम स्वतंत्रता बात करेगी. अब जैसे एग्जांपल देख लो, दुनिया की जो माइक्रोसॉफ्ट कहां की कंपनी है? एक कैपिटलिस्ट कंट्री की है, यूएसए. दुनिया की जो बड़ी दवाई कंपनी है फेसबुक कहां की है? ये सभी क्या है? इनोवेशन है. एप्पल कहां की कंपनी है? ठीक है, जो दुनिया की इनोवेशन देख रहे हो, जो आईबीएम है, जो हेवल पैकर्ड है, ये सब कहां की कंपनी है? सभी उसी पूंजीवादी देश की, क्योंकि वो क्या होता है, इनोवेशंस निकालकर बाहर लेकर आ रहे हैं. चलो, दूसरा होता है सोशलिज्म. It ideology or philosophy is the maximum equality. Maximum equality
महत्तम समानता, ठीक है, इक्वलिटी, देयर मस्ट बी इक्वल बिटवीन यू एंड मी, राइट। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, पहले ये जान लो। प्रॉब्लम ये है कि ये कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है, बट कैपेबिलिटी कांट बी सेम। एक ही क्लास में एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन 50 के 50 टॉपर नहीं हो सकते। वन हु आर द मोर कैपेबल, ठीक है, कैपेबिलिटीज क्या होगी, क्षमताएं जो होती हैं वो व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती हैं, और पर्सनल में वो जितनी उसकी विल पावर है, जितनी उसकी डिजायर है, उसी हिसाब से वो क्या करेगा, डेवलप कर लेगा। दैट मींस यहां पर क्या होगा, कैपेबिलिटीज का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एक सोसाइटी में, और कैपेबिलिटीज का जो डिफरेंट होगा तो यह क्या होगा, तुम ये कहता है कि फ्री हो, तुम जितने कैपेबल हो, हाउ मच यू आर कैपेबल, यू कैन अर्न, तुम्हारे पर कोई रोक टोक नहीं। अगर बिल गेट्स की संपत्ति जो है वो 30 कंट्रीज की जीडीपी के बराबर है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। 30 देश जितना जीडीपी में कमाते हैं उतना वो अकेले कमा लेता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नोबडी कैन स्टॉप यू। बट द थिंग इज, क्या सोसाइटी में सभी की कैपेबिलिटीज बराबर हो सकती है? नहीं। सो जो लेस कैपेबल होगा वो क्या होगा, नीचे आता चला जाएगा। सो जो कैपेबल होगा वो लेस कैपेबल का क्या करेगा, शोषण करेगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसको अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करेगा, राइट। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर जन्म ले लेगा, जब ये कैपेबिलिटीज अनइक्वल होंगी, सो यहां पर अनइक्वलिटी जन्म ले लेगी, इनइक्वलिटी जन्म ले, असमानता आ जाएगी। यही ये जो इनइक्वलिटी है ना बेटा, दिस इज द सन ऑफ कैपिटलिज्म, ये उसका पुत्र है। क्योंकि जो भी सोसाइटीज कैपिटलिज्म की तरफ जाती हैं वहां इनइक्वलिटी आती ही आती है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्लास बन जाएगा, वन इज अपर क्लास हैव्स एंड द सेकेंड वन इज लोअर क्लास हैव्स नॉट। और हैव्स नॉट जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है। तुम मेरा छीनोगे तो मैं भी तुम्हारा छीनूंगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज सोशलिज्म। मार्क्स इसको लेकर आते हैं अपनी किताब दास कैपिटल में, वो लिखते हैं कि वहां पर जो होगा वो हमेशा जो है दोनों वर्ग, कैपिटलिज्म को वो सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं, और ये कहते हैं कि जो ये क्लास स्ट्रगल है वो क्या होगा, वो एक वायलेंट हिस्से से खत्म होना चाहिए। और ये क्या होता है, इसकी जो फिलॉसफी है, बाद में हम इस पर बात करेंगे, मैक्सिमम इक्वलिटी, महत्तम समानता। तो समानता कैसे मिलेगी, समानता तभी मिलेगी, देयर मस्ट बी अ कंट्रोलिंग बॉडी। जैसे न तेरा ना मेरा, सब कुछ सरकार का। अब जैसे कैसे हुआ, मान लो घर में दादी आई, घर में 2 भाई हैं, एक को दादी ने 5 रुपए का सिक्का दिया, एक को 10 का नोट दिया। अब जो छोटा वाला है वो लगा चिल्लाने, बोला भैया को ज्यादा क्यों मिला, ठीक है। अब बड़ा भाई अपना 10 रुपया देने को तैयार नहीं है, और छोटा भाई रोए जा रहा है कि नहीं हमें जो है वो हमें भी ज्यादा पैसा चाहिए, जब भैया को 10 मिला है तो हमें भी उसका जो है हिस्सा मिलना चाहिए, हमें कम क्यों मिला। उसमें क्या होगा, उसमें मदर आती हैं या फादर आते हैं, और जो बड़ा वाला लड़का क्या करता है, जिनका दोनों के ऊपर कंट्रोल है, वो पिटाई लगाते हैं। जैसे बड़ा लड़का नहीं दे रहा तो उससे क्या होता है, छीन लेते हैं कि भैया 5 तुम दो, 10 तुम दो, दोनों को या तो 5-5 दे देंगे या दोनों को 7.5 दे देंगे, यही होता है। 7.5 दे दिया, तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी ए कंट्रोलिंग बॉडी, जो जिसके पास एक्स्ट्रा है उससे ले सके और जिसके पास कम है उसको दे सके, और जो दिया जा रहा है, जिससे लिया जा रहा है वो भी कुछ ना कह सके, और जिसको जो हिस्सा मिल रहा है उसमें भी वो कुछ ना कर सके। इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग बॉडी। वन हु प्लान, किसको कितना मिलेगा, कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा, और इन विच मीन्स, यानी कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। तुम भले चाहे जीन्स मांग लो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं पतलून ही प्रोडक्शन होगी तो पतलून ही पहनना पड़ेगा, जीन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर देयर मस्ट बी ए कंट्रोल बॉडी एंड दैट इज नोन एज प्लानिंग कमीशन, और गवर्नमेंट इटसेल्फ कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो क्या होगा, तुम्हारी इच्छा पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो एक के पास ज्यादा है, एक के पास कम है, गवर्नमेंट स्लैश कर देगी कि ये वाली लाइन के बराबर ही रखना है, तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा है तो इसको कितना मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट उससे छीन कर दूसरे को दे देगी, तो यहां पर मैक्सिमम फ्रीडम नहीं हो पाएगा। समझे बेसिक अंतर। इसमें क्या होगा, फायदा इसका क्या है, इसमें आप कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में क्या होगा, कैपेबिलिटीज आप बढ़ाओगे। वाई आज पूरे दुनिया में जो है, वाई देयर इज
प्रिवेलिंग दिस सच पर्टिकुलर थॉट ऑफ कैपिटलिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये क्या होता है, रिसोर्सेज को उसकी हाइट पर पहुंचकर जो है वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। और पूरी दुनिया में रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग डे बाय डे, वाटर कम हो रहा है, हर चीज कम हो रहा है। तो ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, ये नई प्रैक्टिसेस की तरफ जाएगा, जहां ये क्या कर सके, वो ज्यादा ज्यादा उसको यूटिलाइज कर सके। सो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यस यस, व्हेन यू प्रोटेक्ट समथिंग, यू प्रोटेक्ट समथिंग। आप दूसरे को लेकर आ रहे हो, लेकिन दूसरे को क्या कर रहे हो, दूसरे का तो हिस्सा घटा रहे हो ना। सो ऑल दीज थिंग्स, बट वी आर टॉकिंग इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी अभी राइट नाउ, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, कैपेबिलिटीज, लेकिन इसके नुकसान क्या है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द कैपिटलिज्म? पहला, ये क्लास जनरेट करता है, इनइक्वालिटी जनरेट करता है, बिकॉज सबकी कैपेबिलिटीज बराबर नहीं होती हैं। दूसरा नुकसान क्या है, लेसर सिक्योरिटी, लेसर सिक्योरिटी। बीमार हो, एक्सीडेंट हो गया, मार्केट कहेगा तुम्हें ब्रेड चाहिए तो ब्रेड दूंगा, बटर चाहिए तो बटर दूंगा, लेकिन उसके बदले क्या करो, मुझे वो पैसा निकाल कर दे दो। तुम जो डिमांड करोगे सप्लाई तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें ब्रेड चाहिए, ब्रेड ले लो, बटर चाहिए, बटर ले लो, बट मुझे उसकी कीमत दे दो। और अगर तुम अक्षम हो, यू आर इनकैपेबल, तो अगर एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, सो यू कांट आस्क फॉर द ब्रेड एंड बटर। नोबडी विल गिव यू ब्रेड एंड बटर, नोबडी। सो सिक्योरिटी यहां क्या है, जीरो है। इनइक्वालिटी यहां बहुत ज्यादा। और तीसरा, ये मुझे बताओ, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा या एनवायरमेंटल का जो है वो एनवायरमेंट का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करेगा? बिकॉज दिस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। सो भैया, मैं प्रॉफिट पाने के लिए, फॉर द सेंस ऑफ प्रॉफिट, मैं कहीं तक भी जा सकता हूं, कहीं तक भी जा सकता हूं। मुझे एक एक पेड़ काट लेने पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कागज बिकना चाहिए, मेरी ब्रांडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो ये क्या होगा, एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन करेगा, बहुत तरीके से करेगा। और देख लो, हो रहा है, जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हो रही हैं वो क्या हो रही है, बहुत जबरदस्त पॉल्यूशन कर रही हैं, राइट। इन सोशलिज्म मैक्सिमम इक्वलिटी, एक कंट्रोलिंग बॉडी होगी जो कंट्रोल करेगा। सो इसमें क्या होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, सिक्योरिटी इज हाई। नहीं मिल रहा है, गरीब हो, सरकार दे रही है ना। जो लोग आज खाने को नहीं पा रहे हैं, अंत्योदय योजना, ये योजना, वो योजना, पीडीएस योजना, काम के बदले अनाज योजना, हम वाई वी प्लान इट, बिकॉज हम क्या है, बाय नेचर हम जो है वो सोशलिज्म की तरफ है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस तरफ मूवमेंट करें, जो हमारी फिलॉसफी है वो सोशलिज्म की है, हम यहाँ मैक्सिमम सिक्योरिटी देते हैं। तुम नहीं कर पाओगे, सरकार देगी। इसमें क्या नुकसान है, सोच के बताओ, क्या नुकसान है? कंपटीशन नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ कंपटीशन, तो उसका नुकसान क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। व्हाई शुड आई वर्क हार्ड फॉर द इंक्रीज माई कैपेबिलिटीज? अरे भैया, मिलना तो मेरे को 8 रुपया है, तो जब मिलना मेरे को 8 रुपया है, सो मैं 10 रुपए के लिए काम काहे करूं भाई? सो दिस इज कॉल्ड चैन की बंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चैन की बंसी। व्हाई शुड आई वर्क? सो यहां पर जो होता है, यहां पर कैपेबिलिटीज यानी जो आपकी क्षमताएं हैं उसका दोहन नहीं हो पाता, राइट। आप जो होता है अपनी कैपेबिलिटीज को इनहैंस नहीं कर पाते, कैपेबिलिटीज को इनहैंस नहीं कर पाते, अंडर डेवलप रह जाते हो, आपकी कैपेबिलिटीज इंक्रीज नहीं करती। अरे मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, जब सरकार मुझे कुछ ना कुछ दे ही देगी। सो मैं क्यों कॉम्पिटिटिव होऊंगा? कंपटीशन में होगा तो क्या होगा, अरे यार मैं अगर ये कंपटीशन नहीं क्रॉस कर पाया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे जो है वो मार्केट सर्वाइव नहीं करने देगा। सो आप क्या करते हो, अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हो। सो यहां पर जो सेगमेंट होता है वो इसी तरह होता है, डन। सो यहां पर जो होता है कैपेबिलिटीज, अब कैपेबिलिटीज डाउन हो जाएगी, सो ये बताओ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा? क्योंकि ना तो आप इनोवेशन करोगे, भैया मेरा पेट भर रहा है तो मैं इनोवेशन करके क्या करूंगा? क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो इसी वजह से आज पूरी दुनिया में जो कैपिटलिज्म है उसको क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। बट इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इनइक्वालिटी होगी, जो कि एक बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। अब रही बात कम्युनिज्म की, सो कम्युनिज्म इज नथिंग बट द अ फॉर्म ऑफ रूलिंग, ठीक है। सेम सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी कंट्रोलिंग बॉडी होती है, सब कुछ, बट दैट इज अ पॉलिटिकल वर्ड, जो फॉर्म ऑफ रूलिंग होता है। सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म एक तरह से कह सकते हो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, आर्थिक एक शब्दावली है, ठीक है, जहां पर क्या होता है एक अपोजिशन भी हो सकता है। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है, उस कंडीशन में अपोजिशन नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है।
सो अब मैं अगर तुमसे कहूं व्हाई इंडिया ऑप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, नाइदर कैपिटलिज्म नाइदर सोशलिज्म, व्हाई इंडिया ऑप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी? इसका आंसर कल लिख के लेके आओगे, यू विल थिंक इट, व्हाई इंडिया ऑप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। जबकि पहले पूरी बात सुन लो, जबकि पूरी सिचुएशन थी, जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे दे वर टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएसएसआर, सोवियत रशिया से जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस थे। गांधी हो गए, एम एन रॉय हो गए, लोहिया हो गए, ये सभी सोशलिज्म से थे, और जिन्होंने हम पे 190 ईयर्स तक रूलिंग किया वो कैपिटलिस्ट थे। So we have enough possibility, either we go to the capitalism, either we go to the socialism completely. But we neither moved to the socialism and capitalism, we opted mixed economy. So write down this particular question, why India opted mixed economy in 1947. भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों स्वीकार किया? राइट। सो अगर आज का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, सो तुम इसके बारे में अब बात करोगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है? दो चीजें। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, फर्दर मैं आपसे अगला जो है पार्ट डिस्कस करूंगा। अब अगला जो चीज आपको करनी है यूपीएससी में, अगर आपको इसको क्रैक करना है, तो दो चीजें मैं आपसे चाहता हूं। मैंने आपसे बात किया, फर्स्ट थिंग क्लियरिटी ऑफ पर्पस। मैं फिर से एक बार जो है बात कर दूं कि क्लियरिटी ऑफ एम, पहला तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, दूसरा पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, तीसरा आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, चौथा जो होता है रेगुलरिटी होनी चाहिए। जब आप इन सब चीजों के साथ जाओगे तो यू आर अ ट्रू यूपीएससी मटेरियल। अब अगली दो चीजें जो मैं आपसे क्लास में लगातार चाहता हूं और वो आपको करना पड़ेगा। पहला, यू मस्ट मेंटेन अ डायरी। राइट। इस डायरी में तुम कितने घंटे पढ़े, 4 घंटे, 5 घंटे, जो भी तुम्हारा एम है, यू मस्ट राइट इट इन अ डायरी डेली, डेट वाइज। अगर आज की डेट है सो आज की डेट उसमें डालोगे। ये आप जो है मेंटेन करोगे। आपने कितना, अगर मान लो तुम जैसे मान लो 5 बजे से 6 बजे तुम पढ़ने बैठे, सो 5 to 6 में तुम कितनी देर पढ़े, मान लो 30 मिनट्स, सो तुम्हारा -30 मिनट यहां आना चाहिए कि तुमने जो 30 मिनट्स तुमने क्या किया, लैग किया। ये मुझे डेली चाहिए। आपका वीक का गोल होना चाहिए कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ना है, तो यानी पूरे वीक के हिसाब से मेरा कितना होना चाहिए, 24 आवर्स होना चाहिए। डेली ये काम होना चाहिए, बिकॉज आपको अपना डेली जो है डिटर्मिनेशन तैयार करने रखना। सुबह सो के उठने के बाद आप अपना जो है एम तय करोगे कि आज मुझे कितना पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है और कितना मुझे पेज करना है। इसके साथ साथ आप इसमें टाइम वेस्टेज लिखोगे कि मैं कितना टाइम वेस्ट करता हूं पर डे, 50 मिनट, 60 मिनट, चाय पीने में, बात करने में कितना खर्च करता हूं, इसको आप यहां पे डेली लिखोगे। डन। ये दो चीजें आपकी डेली होनी चाहिए। तो यहां पर दोनों लिखोगे, टोटल स्टडी। मान लो तुमने 2 घंटा 40 मिनट पढ़ा, तुम्हारा टारगेट कितना था, 4 घंटे का। ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट। तो इसका मतलब तुम्हारा लैगिंग कितना रहा, 1 घंटा 20 मिनट। अब अगले दिन जो है मुझे 1 घंटा 20 मिनट कवर करना है डेली। इतना कर लो, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जिसका आज पूरा है वो सब कुछ कर सकता है। ये शाह फैसल साहब करते थे, ठीक है, जो आईएएस टॉपर रह चुके हैं। दूसरा तुम्हें जो करना है, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये 2 काम तुम कर ले जाओ, और जो क्लासेस चल रही हैं उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, सेकेंड है साइनॉप्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे इला करती थी 51th रैंक, मेरी सिस्टर। साइनॉप्सिस जो है उसको बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज क्लास में जो भी डिस्कस हुआ, ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक लूज पेज लेना है। एक तो यहां डायरी आपको लेनी है, एक इन्वेस्टमेंट ये, दूसरा लूज पेजेस लेने हैं। आपको घर जाने के आधे घंटे के अंदर अपनी मेज पर बैठना है, और जो भी टीचर ने, मान लो आज मैंने सिलेबस डिस्कस किया, अब आपको बिना कॉपी खोले जो कुछ भी क्लास में हुआ उसको लेस से लेस वर्ड में आपको लिखना है। चाहे वो फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखो, चाहे वो स्पाइडर डायग्राम के माध्यम से लिखो, चाहे वो थॉट मैपिंग के माध्यम से लिखो, किसी भी माध्यम से लिखो, इट डजंट मैटर। ये तुम्हारी अपनी आर्ट के ऊपर है। लेस से लेस वर्ड में आपको क्या करना है, इस पूरी क्लास को ओरिएंटेशन करना है। आज मेरे से सर ने क्या डिस्कस किया, ओके, यूपीएससी के लिए मुझे ये स्टेप चाहिए ही चाहिए होंगे। इसके बाद मुझसे क्या डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस किया। आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करते समय उन्होंने बताया कि हमारा जो एम है वो किधर मूवमेंट होना चाहिए। वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, आज हम उसको कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट पॉइंट लिखने हैं पर डे। इसके पीछे जो है वो साइकोलॉजी वो बता दूं, जैसे ही आप 24 घंटा बीतता है, आप किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% आप फॉरगेट कर जाते हो, भूल जाते हो।
यू कांट रिमेंबर। 24 आवर्स के अंदर 80% लैप्स हो जाता है, और अगर एक महीना ना पढ़ो तो केवल 5% याद रहता है, 95% आप भूल जाते हैं। जैसे ही आप घर जाकर साइनॉप्सिस बनाते हैं, आपको पूरी की पूरी क्लास क्या हो जाती है, रिकॉल हो जाती है। ना सिर्फ रिकॉल होती है, अब आप क्या करते हो, उसमें फ्लो चार्ट, इमेजेस, ये सब बनाकर शॉर्टर्स, और ये 2 पन्ने से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर डे तुम्हें करना है। इसके बाद तुम्हें करना है, मान लो तुम भूल गए, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट टू करेक्ट योर सेल्फ डे बाय डे, अपने आप को रोज के रोज करेक्ट करना है। जैसे मान लो तुम भूल गए, अरे यार यहाँ सर ने क्या बताया था, यहाँ पे कल्चर में इन्होंने क्या बोला था, या जो है रिवॉल्यूशन में क्या बोला था, तुरंत या तो तुम उसको नोट्स खोल के देखोगे तत्काल कि भैया इमीडिएटली मैं नोट्स में क्या चीज मिस कर गया, या वहां समझ में नहीं आ रहा तो वहां रेड मार्क करोगे। रेड मार्क करके मुझे अपने टीचर से बात करनी है, ठीक है। अगले दिन जब क्लास में आओगे, सर कल आपने जो ये पढ़ाया था उसमें इसका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। यकीन मानो, कागज पे लिखवाना है लिखवा लो, अगर ये मेथड तुम्हारा रहा, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये 2 छोड़कर बाकी सब तुम लोग करते हो, ये 2 नहीं करते हो। एक, मेरा डेली स्टडी कितना है, मेरा टाइम वेस्टेज कितना है, आखिर मुझे टाइम रिड्यूस करना है तो किस दोस्त को मैं हटा दूं कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। मैं चाय पीने में इतना टाइम क्यों लगाता हूं, मेरा काम 5 मिनट में चाय पीने का, तो ये 12 पे जा जाके मैं ये जो 50 मिनट 1 घंटे की चाय क्यों पीता हूं, रिड्यूस करो इसको। और मैं अपने टारगेट से कितना दूर हूं। तो मैंने क्या बताया, अगर आज 4 घंटे हो तो तुम्हें अंत में 12 घंटे कम से कम पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन सडनली थोड़ा ना पहुंच जाओगे 12 घंटा। अभी बिठा दो, कल शरीर टूटना शुरू हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो अगर आज इस हफ्ते हमने 4 पढ़ा तो कल 4.5 पढ़ेंगे, फिर अगले हफ्ते 5 पढ़ेंगे। ये बहुत लंबी यात्रा है। और दूसरा साइनॉप्सिस, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो इतना तेजी से अब हो रहा है, 5 दिन में पेपर खत्म, आप नोट्स रिवाइज नहीं कर पाओगे। नोट्स को जब तक साइनॉप्सिस में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक नहीं पढ़ पाओगे। शेफ साहब अवस्थी, हिंदी मीडियम से आईएएस टॉपर, वो साइनॉप्सिस बना, उनका जो नोट्स पढ़ ही नहीं पाओगे। ट्राइंगल, स्क्वायर, तीर, तलवार सब बना हुआ है, वो केवल वही समझ सकते थे उन्होंने क्या बनाया। वो नोट्स को कन्वर्ट कर देते थे साइनॉप्सिस में। इला के नोट्स दिखाऊंगा तो पागल हो जाओगे, ठीक है, बिल्कुल बारीक छोटे से। उसने मोबाइल में बना रखा था, मैंने कहा मत दिखाओ किसी को दिखा दोगे उसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। उसने उसी में ही जो पॉइंट बना रखा था। बताया भी उसने कि भैया जब एग्जाम देने गए तो वहां सब लोग मोटा मोटा पोथा लेकर आए थे, मुझे लगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो मोबाइल लेकर गई थी कि भैया कम से कम यही छोटा सा पढ़ लेंगे। 4 पन्ने थे मेरे पास, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट किसके फेवर में है। तो सवाल है कि यहां कितना है। साइनॉप्सिस आपके दिमाग में डाल देगा। तो जो भी, जैसे आज मैंने सिलेबस डिस्कस किया, बहुत सी चीजें आज डिस्कस की मैंने आप लोगों से, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, कैपिटलिज्म का, लिखने बैठोगे 4 घंटा गुजर जाएगा, राइट। मैंने आर्ट एंड कल्चर, जो मैंने हमारी लीजेसी है, आज के समय में एक जो है प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्या होगा, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे इसको पढ़ना है, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट, हम कैसे इसको इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इश्यूज किसे कहते हैं, इसको हमें रिसाइट करना है। सो इतना करने बैठोगे, लेकिन ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, और इसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा। सो ये 2 चीज, एक डेली डायरी मेंटेन करना, कितना पढ़ रहा हूं, कितना टाइम वेस्टेज जा रहा है, कितना अपने टारगेट से पीछे हूं, ये मेंटेन करना। दूसरा साइनॉप्सिस लिखना, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर सक्सेस, मोस्ट क्रूशियल पार्ट। ये 2 कर ले जाते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकते। डेली क्लास आना, क्लास कतई मिस नहीं करना, ठीक है। डेली अपनी डायरी मेंटेन करना। अब जैसे मान लो तुम यहां, इसमें तुम्हें फायदा बताता हूं, 5 से 6 घंटा पढ़ने बैठे और 30 मिनट तुम्हारा दिमाग इधर उधर चला गया। अब अपने टीचर से बात तो करोगे, सर प्लीज मुझे कोई तरीका बताइए कि 30 मिनट्स में कैसे इंप्रूव करूं, मैं 1 घंटे में कम से कम 50 मिनट तो पढ़ूं, मेरा फोकस 30 मिनट डाइवर्ट हो रहा है, अब आप तरीका बताओ। तो तरीका तुम्हें टीचर बताएगा, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बीमारी क्या है, तो फिर तुम भटकते रहो। और अगर तुमसे किसी ने कहा है कि यहां आए हो 2-3 साल तो तुम्हें पता करने में लगेगा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आज के समय में बिल्कुल नए बच्चे यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं बिना कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड के, और आप भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें निकाल कर फेंक दो कि बहुत जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, सब दिमाग से निकाल दो, ये सब फालतू है। फोकस ऑन बेसिक थिंग्स। साइनॉप्सिस लिखने की आदत डालो, क्योंकि एग्जाम से पहले तुम साइनॉप्सिस जो है वो रिवाइज करोगे। पूरा चैप्टर जो होना चाहिए 2-2 पेज पे आ जाना चाहिए, और ये उसी दिन होना चाहिए। बस ये 2 काम करके लिख लो, ये करके देख लो, कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें अपने टाइम किलर्स भी पता होंगे, कौन लोग मेरा टाइम खा रहे हैं, तुम्हें पता होगा कि मेरी प्रोग्रेस क्या होगी। तुम खुद को, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। एक होता है मोटिवेशन, मैंने कुछ कहा, बड़ा उत्साह आ गया। एक होता है इंस्पिरेशन, जब तुम खुद देखोगे, अरे वाह, पिछले महीने तो मैं 4 घंटे पढ़ता था, अभी मैं इस महीने जो है वो 6 घंटा डेली पढ़ रहा हूं, बिना एक भी 0 डेज के, बिना एक भी दिन नागा किए। तो तुम्हें खुद बड़ा फक्र महसूस होगा। करके देखना, करो, यस मैं ग्रोथ कर रहा हूं। और फिर उसके अगले महीने देखोगे, अरे 7 घंटे पढ़ने लगा, तो तुम्हारे अंदर से एक जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वाह,
कि मैं 4 घंटे से शुरू किया था एक एवरेज स्टूडेंट की तरह और आज मैं 7 घंटे डेली पढ़ रहा हूं और बिना किसी 0 डेज के। सो इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। ये क्या होता है? अंदर से आता है। और जिस दिन तुम्हें इंस्पिरेशन मिलने शुरू हो गई उस दिन कौन दुनिया की ताकत तुम्हें रोकने जा रही है? कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। सिर्फ तो सिर्फ समय की बात होगी कि इस दिन इस समय तुम हिट करने जा रहे हो, बस खत्म, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब तुम्हारे पास डाटा होगा तभी तो। मैं तुमसे कहूं पिछले महीने कितना पढ़ते थे, तुम्हें पता ही नहीं होगा तुमने कितने दिन पढ़ा है, कितने दिन तुम्हारी मस्ती के दिन गुजरे, कितने 0 डेज हैं। अब 0 डेज इसमें दिखाई पड़ेगा तो तुम पूछोगे ना कि इस दिन में क्या कर रहा था, क्यों नहीं मैं पढ़ने बैठा? क्योंकि यही 0 डेज तुम्हारे ब्लैक होल्स हैं, ये खा जाएंगे तुम्हें। जितने 0 डेज यानी जिस दिन तुम पढ़ने नहीं बैठे वही तुम्हारे खा जाएंगे। तो जब डाटा होगा तभी तो काम करोगे ना भाई, अदरवाइज कैसे काम करोगे? सो इतना बेसिक चीजें फोकस कर लो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, राइट। आगे का सिलेबस जो है मैं कल डिस्कस करूंगा, सेकेंड पार्ट जो है इसका। और सिलेबस अगर मैं तुमसे एक छोटी सी भाषा कहूं, तुम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, गीता पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, जब तक यूपीएससी में हो ये तुम्हारा धर्म ग्रंथ है। इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। जिस स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता वो एक भेड़ की तरह है जिसको पता ही नहीं कि कौन से कुएं में जाकर गिरना है उसको। सिलेबस को कंठस्थ कर लो, इसकी एक और कॉपी कराओ, अपने जो है वो मेज के सामने टांगो, इसको डेली पढ़ो। और जिस दिन तुमने अगर न्यूज़पेपर पलटा और तुम्हें ऐसे खबर आई अच्छा ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, ये जीएस पेपर 1 का है, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा जो है रास्ता तैयार हो गया है। बस यू स्टार्ट टू मूव। बिना इसके ये किताबें तुम्हारे लिए ना एक कब्र की तुम्हारी ईंटें बन जाएंगी। यही विपिन चंद्रा पढ़ते पढ़ते जो है वो बाल पकने लगेंगे कान के ऊपर के, दिक्कत आ जाएगी। यही न्यूज़पेपर तुमसे हिंदू जो है वो केवल तुम्हारी छाती पर बोझ बन जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले तो तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए सिलेबस। और सिलेबस के वर्ड्स जैसे आज मैंने डिस्कस किया ना कि एक वर्ड, एक कैपिटलिज्म, एक नियोकॉलोनिज्म क्या होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सोच आनी शुरू हो गई होगी, एक नेशन स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट नेशन किसे कहते हैं, ये नेशनैलिटी क्या है, ये रीजनलिज्म क्या है। ये क्या हुआ, एक तुम्हारे अंदर एक सवाल पूछने की क्षमता आई। बस जब तुम इसको तोड़ोगे सिलेबस को तो सिलेबस खुद ही बता देता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ये तो स्टूडेंट है जो पढ़ता ही नहीं सिलेबस क्या है। क्योंकि आज तुमने खुद सोचा होगा, तुमने खुद देखा होगा कि आज तुम्हारे पास एक आर्गुमेंट करने की पावर आई होगी, आज तुम्हें नेशनलिटी शब्द से परिचित हुए होगे, आज तुम तमाम जो है वो नई नई चीजों से परिचित हुए होगे। सिलेबस ये सबके पास था, लेकिन इसको तोड़ो, आज तुम्हें पता चला होगा कि कैपिटलिज्म क्यों पूरी दुनिया अपना रही है और सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट क्या है। आया क्या होता है, मैक्सिमम सिक्योरिटी, मैक्सिमम फ्रीडम, कैपेबिलिटीज का एनहांसमेंट, चैन की बंसी, ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये कहां से आए। ये वर्ग संघर्ष यानी कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो कहां से आता है और क्यों जो है वो वर्ड जो है वो या तो सोशलिज्म को अपना रहा है या जो है कैपिटलिज्म को अपना रहा है। आज जिस दिन तुम आर्ग्यूमेंट करने की हालत में पहुंच गए, जिस दिन तुमने अपने तर्क देने शुरू कर दिए, लड़ाई नहीं, आर्ग्यूमेंट्स का अगर मतलब हुआ कि जहां तुम अपने सही तरीके से जाकर बात करने लगे। एक होता है झगड़ा करना कि नहीं नहीं हम ही जो कह रहे हैं वो सही है, वो यूपीएससी में नहीं है। जब तुम आर्ग्यूमेंट्स यानी बैलेंस वे में कि जो भी तुम बात कर रहे हो उसके सपोर्ट में अपनी बात को एग्जाम्पल के साथ कह सको, तुम्हारा यूपीएससी। इससे सरल एग्जाम नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर ये चीज मिस कर गया फिर पढ़ते रहो तुम। यहां स्टूडेंट सिलेबस नहीं पढ़ता, बड़ी अजीब बात है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता हूं। तमाम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, उन्हें सिलेबस नहीं पता होता है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि भैया ये वर्ड किस में है, शायद 2 में है, नहीं शायद 3 में, तुम शायद लगा रहे हो। उसके बाद तुम मुझसे कहते हो कि हिंदू पढ़ने में तुम्हें 2.5 घंटा लगता है। लगेगा ही लगेगा, तुम्हें पता ही नहीं कि हिंदू में न्यूज कौन सी पढ़नी है तुम्हें और कौन सी छोड़नी है। मुझे तो ये दिखाई पड़ता है हिंदू में 5 से 6 ज्यादा न्यूज आती ही नहीं पर डे, स्टूडेंट 2.5 घंटा लगा देता है। जब 2.5 घंटा तुम पेपर पढ़ने में लगाओगे तो बाकी कब पढ़ोगे भाई। सो आगे से ध्यान रखना 3 काम, एक रेगुलर क्लास में आना, दूसरा डायरी मेंटेन करना और तीसरा साइनॉप्सिस लिखना। 3 काम। इसके लिए लूज पेजेस ले लो और एक पंच डायरी ले लो, पंच वाली फाइल आती है। डे वाइज आज मुझे ये पढ़ाया गया, क्लास में जाइए, घर जाइए, आधे घंटे के अंदर बैठ जाइए और क्लास का पूरा साइनॉप्सिस बना लीजिए। नहीं बनाने आता, आप जो भी करके लाएंगे उसमें मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। और फाइनली आपका साइनॉप्सिस ऐसा होना चाहिए कि पूरा पूरा चैप्टर 2 पेज के अंदर होना चाहिए। सिलेक्शन आपका, ये वो चीज है जो सारे टॉपर करते हैं। अगर आप टॉप 100 में रहना चाहते हैं तो, अगर टॉप 100 में रहना चाहते हैं तो 2 आते हैं। अपने आप को डेली मेंटेन करना, आज मेरा कितना प्रोग्रेस रहा, और जो पढ़ाया गया उसको साइनॉप्सिस में कन्वर्ट कर देना। बस हो गया तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हारे नोट्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारा साइनॉप्सिस तुम्हारा काम आएगा। और सारे टॉपर साइनॉप्सिस बनाते हैं। डन।